सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। एंड मैंने क्या किया है, इस वीडियो में सीटी का वीक 1 to 4 एक कंप्लीट वन शॉट दे दिया है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स को तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में वीडियो में जब कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे चारों वीक के, तब मैंने एक लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वालिफायर का भी सॉल्व करवाया। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड टू गिव योर री अटेम्प्ट एग्जाम। हर चीज़ आपका, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आता होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के नोट्स एक्सेस करने हैं, जो मैंने वन शॉट नोट स्पेशल बनाए हैं, अगर आपको वो चाहिए तो मैंने वो फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक आपको दिखेगी, वो आपको नोट्स पे ले जाएगी, जिससे आप लोग कभी भी चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीक 1 to 4 के एक वन शॉट रिवीजन से। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट के। पहले हम देख लेते हैं कि वन वन से फोर तक हमें देखने को क्या मिलेगा। बेसिकली 1 से 4 हमारा क्या है, बेसिक्स होता है सीटी का। ठीक है, बेसिक होता है सीटी का। अगर आप री अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो तो आपका क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन आएगा। अगर आप क्विज 2 के लिए देख रहे हो तो वीक 1 to 4 आपका बेसिक्स होता है। आप अगर बेसिक्स जानते हो तो वीक 5 to 8 में वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं वीक 1 में हमें क्या देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स जो होते हैं, जैसे कि डेटा सेट, आइट्रेशन क्या होती है, वेरिएबल, फिल्टरिंग, आइट्रेटर्स, फ्लो चार्ट, सैनिटी ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स। तो ये बेसिकली अपने फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसके बाद ही हम आगे वाले टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वीक 2 से कि फ्लो चार्ट्स को सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वीक 3 में हम देखते हैं टेबल्स एंड प्रोसीजर, जहाँ पे प्रोसीजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीक 4 में अपने पास क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये बेसिकली हम लोग वहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट देखना होता है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी वीक 4 में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस वीक 1 अपने फंडामेंटल्स है, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी बस ये बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट अपना एक कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, जैसे कि अपने पास कोर्स डेटा सेट हो गया, फिर अपने पास ओलंपिक्स डेटा सेट हो गया, लाइब्रेरी डेटा सेट हो गया। तो हर डेटा सेट में क्या होता है, मेरे पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल उसमें इंफॉर्मेशन होती है। और हर एक कार्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, उस डेटा सेट के एक यूनिट को। जैसे कि स्कोर्स टेबल में एक स्टूडेंट, फिर दूसरा स्टूडेंट, फिर तीसरा स्टूडेंट। और जो भी मेरी प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं, वो सब किस पे बेस्ड होती हैं, एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो अ स्कोर्स डेटा सेट, अ वर्ड डेटा सेट, शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। तो ये अपने क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो अपने क्या कहते हैं, एक वेरिएबल वैल्यूज़ को होल्ड करता है। यानी कि जैसे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्टफ है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। फिर आइट्रेशन मेरा क्या होता है, यानी कि जो वाइल लूप जब हम लोग एक फ्लो चार्ट में देखते हैं, और उसमें हम लोग आगे क्या देख रहे होते हैं कि अगर मेरे पास और कार्ड्स बचे हैं तो आप इन इन स्टेप को एग्जीक्यूट करो, लेकिन अगर आपके कार्ड्स खत्म हो गए तो आप क्या कर दो, प्रोग्राम को एंड कर दो। तो आइट्रेशन क्या होता है, बार बार जो काम हम लोग हर एक कार्ड के लिए कर रहे हैं वो होता है आइट्रेशन। जैसे कि कार्ड को काउंट करना, आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, आपने एक कार्ड को उठाया, काउंट कर लिया, एक कार्ड को उठाया, काउंट कर लिया, एक कार्ड को उठाया, काउंट कर लिया। ऐसे करते करते आपने सारी कार्ड्स को काउंट कर लिया। तो यहाँ पे आप जो काउंटिंग वाला अपनी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है, वो आप हर एक कार्ड पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग अपना जैसे नाम होता है कि किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, यानी अपने पूरे डेटा सेट में से अगर मैं कुछ एक पर्टिकुलर आउटपुट को देखूँ, एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा को देखूँ फ्रॉम द फुल डेटा सेट, वो क्या होता है अपना फ़िल्टरिंग। यानी कि अगर मेरे पास मान लो पूरा एक डेटा सेट है, स्कोर्स डेटा सेट, और उसमें से मुझे केवल मैथ के उन स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, या फिर उन स्टूडेंट की आईडी चाहिए जिन्होंने ग्रेटर देन 50 स्कोर किया था, तो मैंने पूरे डेटा सेट में से केवल एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को ही निकाला, तो वो क्या हो गया, फ़िल्टरिंग। ठीक है, अब आइट्रेटर क्या होता है, जैसे कि मेरी आइट्रेशन होती है, आइट्रेशन हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा वो काम है जो कि हर एक कार्ड पे रिपीट हो रहा है। आइट्रेटर डिफाइन करता है कि एक आइट्रेशन कैसे चलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी जो कार्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, अगर आपके कार्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, कार्ड्स एंड, कि आपके कार्ड ख़त्म हो गए, तो आप क्या कर रहे थे, प्रोग्राम को एंड कर दोगे। लेकिन जब तक आपके पास कार्ड रहेंगे, आप उस कार्ड को क्या करोगे, आप उस कार्ड को, अगर आपके पास यहाँ पे कार्ड जब तक बचे रहेंगे तब तक आप उसको क्या करोगे, काउंट करोगे, और फिर आप नेक्स्ट कार्ड पे जाओगे। क्यों, फिर आप नेक्स्ट कार्ड को काउंट कर रहे होगे। तो यही काम जो है आइट्रेटर डिफाइन करता है। आइट्रेटर कहता है कि पहले एक इनिशियलाइजेशन स्टेप हो। अगर मुझे किसी चीज़ को काउंट करना है तो उसको मैं किसी वेरिएबल में काउंट करूंगा, तो उस वेरिएबल को सबसे पहले मैं सेटअप कर लूँ 0 पे। अब इस वेरिएबल से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अब मैं हर एक स्टेप अप्लाई करूंगा हर एक कार्ड पे, और इस काउंट वेरिएबल को मैं इंक्रीमेंट करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, और आइटरेटर ये डिफाइन करता है कि कब हमें रुक जाना है अवे
वे टू नो व्हेन टू स्टॉप, कब हम लोग जो है रुक रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्लो चार्ट में अपने पास 4 सिंबल होते हैं। एक होता है टर्मिनल सिंबल, प्रोसेस सिंबल, डिसीजन सिंबल एंड फ्लो लाइन। फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करता है अपने जो भी अपना वर्क फ्लो है उसके प्रोसेस को। डिसीजन रिप्रेजेंट करता है जब भी हमें कुछ भी येस और नो वाली कंडीशन दिखानी हो। प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रोसेस सिंबल यूज़ होता है। टर्मिनल सिंबल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे भी आपका जो क्या कहते हैं, जो भी आपका कंप्यूटेशन है वो जब स्टार्ट होता है और एंड होता है तब हम वहाँ पे अपना टर्मिनल सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखूँ, मुझे क्या करना है, सम ऑफ मैथ मार्क। तो देखो यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट कैसे है। सबसे पहले अपना प्रोग्राम हुआ स्टार्ट। मैंने क्या किया, एक इनिशियलाइजेशन किया और वो इनिशियलाइजेशन क्या है, सम इज इक्वल्स टू 0। एक वेरिएबल बना लिया सम और उसमें मैंने वैल्यू सेट कर दी 0। अब मैं क्या करूँगा, हर एक स्टूडेंट के मैथ मार्क को लूँगा और इस सम में ऐड करता हुआ चलूँगा। तो आर देयर मोर कार्ड इन पाइल वन, देखो ये क्या है, ये एक डिसीजन बॉक्स है। यानी कि इसके अंदर जो चीज़ लिखी होगी अगर वो ट्रू होगी तो हम इसके येस वाले पाथ पे जाएंगे, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होगी तो हम उसके नो वाले पाथ पे जाएंगे। तो आर देयर मोर कार्ड्स इन पाइल वन, यानी कि क्या अभी भी मेरे पाइल में और कार्ड्स बचे हैं, यानी क्या अभी भी और स्टूडेंट्स देखने को हैं। अगर हैं तो मैं उस स्टूडेंट को पिक करूँगा, उसको मैं दूसरे पाइल में भेज देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम वापस से जाएंगे नेक्स्ट कार्ड पे तो मैं नहीं चाहता कि जो कार्ड अभी आया था मैं उसको दोबारा रीड करूँ, इसलिए मैं उसको पाइल 2 में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट को उठाया तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ, इसका मतलब क्या होता है कि सम की जो वैल्यू हो उसमें इस स्टूडेंट के मैथ मार्क को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे चलेगा कैसे, मान लो अपने पास 3 कार्ड थे, इसके मार्क्स थे 60, इसके थे 40, इसके थे 50। तो कैसे चलेगा, सबसे पहले ये स्टूडेंट पिक हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टूडेंट पिक हुआ, इसको हमने पाइल 2 में मूव कर दिया। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ, सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। एक्स डॉट मैथ की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, एक्स डॉट मैथ की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अपना सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 60 यानी कि 60। फिर अब उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टूडेंट पे है, उसके मार्क्स कितने थे, 40। ठीक है, उसके मार्क्स कितने थे, 40। तो यहाँ पे जब ये बोलेगा कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ, सम की वैल्यू कितनी है, 60 और एक्स डॉट मैथ की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट स्टूडेंट पे आएंगे, इसके मार्क्स कितने थे, 50। इस 50 को भी हम यहाँ पे कैसे ऐड कर रहे होंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ, सम क्या है 100, एक्स डॉट मैथ क्या है 50, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे देखो सम में कितनी वैल्यू आ गई आफ्टर तीनों स्टूडेंट को देखने के बाद। जब तीनों स्टूडेंट को देख लेगा तब जब ऊपर जाएगा, आर देयर मोर कार्ड इन पाइल वन, तो पाइल 1 से तीनों कार्ड हमने देख लिए। तो अपना प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। और एंड होने के बाद हमें सम वेरिएबल में क्या मिल गया, अपने सारे स्टूडेंट के मैथ के जो मार्क्स हैं वो सम होके हमें मिल गए। ठीक है, सो इस तरीके से जो है अपना जो फ्लो चार्ट्स हैं वो काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और है कि अगर मुझे स्प्लिट करना हो, कि मुझे बॉयज़ के मार्क्स को अलग स्टोर करना हो और गर्ल्स के मार्क्स को अलग स्टोर करना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट मैंने किया, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल सेट कर लिए, बॉय सम और गर्ल सम। अगर मेरे पास कार्ड्स नहीं बचे होंगे तो अपना प्रोसीजर क्या हो जाएगा, एंड। अगर कार्ड्स बचे होंगे तो मैं क्या करूँगा, उस स्टूडेंट को पिक किया, उसको पाइल 2 में डाला। इफ एक्स डॉट जेंडर डबल इज इक्वल्स टू एम, ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो। सिंगल इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो सिंगल इक्वल्स टू मुझे क्या बताता है कि मैं एक किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। लेकिन डबल इक्वल्स टू क्या चेक करता है, वो इसके अगल बगल जो 2 वैल्यूज़ होंगी चेक करेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि इफ़ एक्स डॉट जेंडर डबल इज इक्वल्स टू एम, यानी कि जो अपने पास स्टूडेंट आया अगर वो मेल हो तो उसके मार्क्स को कहाँ पे ऐड कर दो, बॉय सम में। लेकिन अगर वो मेल नहीं है तो उसके मार्क्स को कहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, गर्ल सम में। सो इस तरीके से जो है अपनी जो चीज़ है वो चलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हर एक मेल मार्क्स के जो मैथ के मार्क्स हैं वो बॉय सम में ऐड हो रहे होंगे, हर एक फीमेल के जो मैथ मार्क्स हैं वो कहाँ पे ऐड हो रहे होंगे, गर्ल सम में ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि अपना सैनिटी ऑफ डेटा। इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी, जो कि काफ़ी आसान होता है सॉल्व करना। तो सैनिटी ऑफ डेटा क्या होता है, सैनिटी जस्ट मीन्स डज द डेटा एक्चुअली मेक सेंस फॉर द फील्ड इट सिटिंग इन, यानी जिस फील्ड में वो डेटा है क्या उस फील्ड के लिए वो डेटा सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। यानी कि अ स्टूडेंट मार्क्स शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 0 to 100,
स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। अब मार्क रिटर्न एज 90, अगर मान लो उसकी फील्ड में, मार्क्स की फील्ड में ऐसे लिखा हो, इंग्लिश में 90 लिखा हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्यों लिखा होगा, न्यूमेरिक होना चाहिए था। तो यहाँ पे सैनिटी ऑफ डेटा का वायलेशन हो गया, इट शुड बी 90। और अगर मेरे पास मार्क्स लिखा हो 150, तो इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड सिंस इट इज़ आउट ऑफ रेंज। एक मार्क्स की जो रेंज है वो 0 से 100 तक अगर है और आपने मार्क्स 150 डाला हुआ है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन नेम शुडेंट कंटेन कैरेक्टर्स लाइक @ और हैशटैग, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता। शुडेंट बी अ प्योर नंबर एंड एडिंग टू नेम्स टुगेदर मेक्स नो सेंस एट ऑल। अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहूँ तो क्या वो चीज़ सेंस बनाएगी? ऑब्वियसली नहीं बना रही होगी, ठीक है। हम लोग अगर किसी दो नंबर को ऐड करें 5 + 10, तो ये सेंस बनाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अपना नाम ले लूँ, ठीक है, प्लस कर दूँ किसी और का नाम, तो क्या यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेंस बनाएंगी? इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों नाम को नहीं नहीं बनाएंगी, ऑब्वियसली नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर तो सैनिटी ऑफ डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलेट। तो रूल ऑफ थंब क्या है, बिफोर ट्रस्टिंग अ डेटा सेट आस्क वेदर ईच वैल्यू इज द राइट टाइप एंड विद इन द राइट रेंज इन इट्स फील्ड, ठीक है। अब हम आते हैं कि सैनिटी ऑफ डेटा हमने देख लिया कि अपने पास जो डेटा है वो पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से उसके लिए अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम अभी समझेंगे। अटैचिंग अ डेटा टाइप टू अ फील्ड टेल्स द कंप्यूटर टू थिंग्स। तो डेटा टाइप अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच कर दें तो कंप्यूटर को दो चीज़ें बताता है। व्हाट वैल्यूज़ द फील्ड इज़ अलाउड टू होल्ड, यानी कौन कौन सी वो वैल्यूज़ होंगी जो कि फील्ड को अलाउड होंगी, वो कंप्यूटर उस फील्ड को कौन सी वैल्यू अलाउ करेगा होल्ड करने के लिए। एंड व्हाट ऑपरेशंस आर लीगल ऑन इट, कौन सी ऑपरेशंस हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लेट्स अस कैच 90 एंड 150 मिस्टेक। यानी कि कंप्यूटर को अगर हम बता दें कि इस फील्ड में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इस एक फील्ड में मार्क्स आ रहे हैं, और कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसमें नंबर्स ही आएंगे, इसको हम एक क्या कहते हैं, डेटा टाइप दे देते हैं इंटीजर। वो हम अभी देखेंगे आगे क्या है इंटीजर। तो मान लो मैंने इसे डेटा टाइप दे दिया इंटीजर, तो कंप्यूटर समझ जाएगा इसके पास डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब अगर कोई भी इसमें कोई क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिखने का ट्राई करे, यानी कि इसने कौन से डेटा टाइप में इसे इनपुट दिया है, स्ट्रिंग में, यहाँ पे क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इसको अलाउ नहीं करेगा और उस पर वो सेट ऑफ ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं अपने, सबसे पहला होता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप होता है जिसके पास केवल दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू एंड दूसरी होती है फॉल्स, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। होल नंबर्स मतलब अपने पॉइंट वाले नंबर नहीं, ठीक है, नॉर्मल नंबर जैसे कि -3 -2 -1, पॉइंट वाले नंबर नहीं होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है, ये सब होने चाहिए, लेकिन पॉइंट वाले नंबर नहीं होने चाहिए। अब कौन कौन से ऑपरेशंस मेरे इंटीजर्स पे लगते हैं, इंटीजर्स पे जब मैं क्या कहते हैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो रिटर्न टाइप क्या मिलता है मुझे, इंटीजर। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू लगाता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न टाइप मिलता है, बूलियन। अगर मैं 5 = 5 करूँ, डबल इज इक्वल्स टू, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 6 करूँ तो यहाँ 5 क्या 6 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। और फॉल्स क्या है, फॉल्स है अपना बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। फिर आ जाता है मेरा कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। अ सिंगल अल्फा न्यूमेरिक सिंबल और अ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि एंड इतना इतना इज अ कैरेक्टर। यानी कि अगर मैं लिखूँ ए एक सिंगल कोट्स में, फिर मैं लिखूँ क्या कहते हैं स्मॉल ए, या फिर लिखूँ बी, ठीक है, या फिर एम, तो यहाँ पे देखो ये एक सिंगल कैरेक्टर है। तो इस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप। और जब मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ आ जाएं, यानी कि अब मैं अपना नाम लिख दूं, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ आ गए, और मल्टीपल कैरेक्टर को हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो जाएगा, अपना स्ट्रिंग्स का डेटा टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन सब टाइप्स जैसे कि होते हैं, तो डेट जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है, मार्क्स भी इंटीजर है, क्वांटिटी भी इंटीजर है, ठीक है, काउंट रैंक ये सब इंटीजर हो गए। फिर जैसे जेंडर आ गया, जेंडर में मेरे पास दो ही हो सकते हैं, एक एम या फिर एफ, एम मतलब मेल, एफ माने फीमेल, तो इसके लिए मैं कैरेक्टर डेटा टाइप दे सकता हूँ। चॉइस के लिए येस और नो आता है, तो इसमें भी मैं कैरेक्टर डेटा टाइप दे सकता हूँ। फिर जो मेरे पास नेम आ गया, नेम क्या हो गया अपना, स्ट्रिंग सिटी हो गया, स्ट्रिंग वर्ड हो गया, स्ट्रिंग कैटेगरी हो गया, स्ट्रिंग, तो ये सब क्या हो गया अपने कॉमन सब टाइप्स हो गए जो कि हम लोग ने अभी देखा, ठीक है। आगे अगर हम देखें, अब हम आ जाते हैं वीक 2 पे। तो वीक 1 अपना कंप्लीटली खत्म हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक सारे कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन वीक 2। तो वीक 2 में देखो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं कि फ्लो चार्ट के पास जो कुछ लिमिट्स होती हैं, कि फ्लो चार्ट आर अ ग्रेट फॉर क्विक लुक बट दे डोंट स्केल वेल
व्हेन द लॉजिक गेट्स बिगर, जब अपना लॉजिक बड़ा हो जाएगा तब ऑब्वियसली फ्लो चार्ट जो है काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दैट्स द मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट टूल। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस क्या है? विजुअल्स अच्छे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। डिसएडवांटेज क्या है? जब अपना एक बहुत ही इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट आता है तो वो काफ़ी बड़ा होगा साइज में, कोलैबोरेशन करना मुश्किल होगा एंड उसकी वर्जनिंग करना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि वो वाला एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है। अब आप अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, फिर वो ईजी टू व्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक हम लोग प्रोसेस को या फिर एक फ्लो चार्ट को हम लोग वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो क्या करेंगे। अभी तक हम लोग ने देखा कि हम लोगों ने एक प्रोसेस को फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब किया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक प्रोसेस को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। एक प्रोसेस को किस में हम लोग करेंगे? वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे होंगे। एवरी फ्लो चार्ट कैन बी रिटन एज प्लेन नंबर्ड लिस्ट, ईच बॉक्स बिकम्स वन लाइन एंड एरोज गो टू एन स्टेप, हेयर आर द काउंटिंग फ्लो चार्ट ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे अपने पास एक फ्लो चार्ट है जो कि क्या कर रहा है? स्टार्ट, काउंट को 0, अगर मेरे पास कार्ड्स हो तो आगे आओ, कार्ड को आपने पिक किया, मूव किया एंड काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? काउंटिंग ऑफ कार्ड्स, काउंटिंग ऑफ कार्ड्स की एक कार्ड आया, आपने उसको काउंट किया और फिर आपने नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे कैसे मैं इसको स्टेप वाइज लिखता हूँ। तो स्टेप वाइज, स्टेप 1 क्या हो जाएगा? स्टार्ट किया आपने। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? इनिशियलाइज काउंट टू 0। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? चेक कार्ड्स इन पाइल 1। इफ नो मोर कार्ड, गो टू स्टेप 8। अगर मेरे पास और कार्ड्स नहीं है तो गो टू स्टेप 8, और स्टेप 8 क्या है? एंड। तो मैंने यहाँ पे जो ये चीज़ थी कि अगर कार्ड्स नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? एंड कर दे रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कार्ड बचे हैं तो आप स्टेप 4 पे आ जाओगे। स्टेप 4 क्या बोलता है? पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। आपने कार्ड को पिक किया, मूव एक्स टू पाइल 2, इंक्रीमेंट काउंट, गो बैक टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है यहाँ पे? स्टेप 2 है चेक कार्ड्स इन पाइल 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 5 कार्ड हैं तो वो चेक हुए। अभी मेरे पास 5 कार्ड है, 0 से ज़्यादा है, तो ये वाले स्टेप परफॉर्म किए। फिर उसका स्टेप इसने क्या किया? स्टेप 2 पे भेज दिया। अब मेरे पास 4 कार्ड्स बचे थे, वापस से मैंने चेक किए, अभी भी ज़्यादा हैं तो अभी भी आगे गए। फिर ऐसे करते करते जब मेरे पास एक भी कार्ड नहीं बचेगा तब वापस से इस स्टेप पे आऊँगा। ये स्टेप बोल रहा है इफ़ देयर आर नो मोर कार्ड्स। देखो अब मेरे पास कार्ड्स नहीं बचे, तो अब ये क्या करेगा? मुझे ले आएगा एंड पे, जो कि है स्टेप 8। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एक फ्लो चार्ट को वर्ड्स में या फिर स्टेप्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, क्या कर सकते हैं। एक होता है कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि इफ़ देयर आर नो मोर कार्ड्स, अगर कार्ड्स नहीं हो तो हम क्या कर दें? एंड। तो देखो हमने कैसे यहाँ पे इसको अपना एग्जीक्यूट किया कि अगर कार्ड्स नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? एंड कर दे रहे हो, गो टू स्टेप 8। लेकिन अगर आपको रिपीटिशन दिखाना हो कि आप बार बार हर कार्ड पे इसको अप्लाई कर रहे हो, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, गो बैक टू स्टेप 2 वाले इससे, कि मैं यहाँ से क्या किया? वापस से आ गया स्टेप 2 पे। अब मैं नेक्स्ट कार्ड को फिर से देखूंगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप से करते करते हर एक कार्ड को यहाँ पे काउंट कर लूंगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने क्या देखी? कंडीशनल एग्जीक्यूशन एंड रिपीटेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम आ जाएं सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड क्या होता है? तो हमने देखा अभी हम स्टेप पे लिख सकते हैं। सूडो कोड बेसिकली क्या होता है? जब भी आप कोई एक लैंग्वेज देखते हो, जैसे कि पाइथन हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, तो वहाँ पे एक सिंटेक्स फॉलो करना होता है। अगर मैं कोडिंग ही करूँ लेकिन वहाँ पे कोई सिंटेक्स फॉलो ना करूँ, ठीक है, मुझे कोडिंग करनी है लेकिन मुझे कोई सिंटेक्स नहीं फॉलो करना, मुझे ऐसे लिखना है कि वो ईज़िली मुझे समझ में आ जाए। मैं उसको इंग्लिश में लिखूँ, मैं उसको कैसे भी लिखूँ, वो बस अंडरस्टैंडेबल हो और मुझे समझ में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड इज़ राइटिंग आउट एन एल्गोरिदम इन अ फॉर्म दैट रीड्स ऑलमोस्ट लाइक अ रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो रीड करेगा रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लेकिन बट स्टे सिंपल एंड रीडेबल। सिंपल होती है, रीडेबल होती है। नो स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रूल्स टू फाइट विद, फ्रॉम हेयर ऑन वी विल ड्रॉप द स्टार्ट एंड लेबल्स एंड जस्ट राइट द लूप डायरेक्टली। अब हम क्या करने वाले हैं? अब अपना सूडो कोड में देखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? काउंटिंग कार्ड्स के लिए सूडो कोड कैसे होगा देखो। जो हम लोग एक यहाँ पे कंडीशन नहीं बनाते थे अपना इससे कि अगर कार्ड्स खत्म हो गए तो आप क्या कर दो? एंड कर दो। लेकिन अगर कार्ड्स नहीं खत्म हुए तो आप इसको पिक करते हुए जाओ, यहाँ से आप वापस आओ, फिर से चेक करो क्या कार्ड खत्म हुए या नहीं। तो इस चीज़ को हम सूडो कोड से कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे हम लोग शो करते हैं? काउंट इज इक्वल्स टू 0 आपने इनिशियलाइज किया, फिर आपने यहाँ पे चलाया वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप यहाँ पे अपने इन ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लेता है, अपने इस ब्रैकेट के अंदर क्या लेता है? कंडीशन लेता है। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है, तब तक इसके अंदर के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? काउंट इनिशियलाइज हो गया 0 पे, वाइल पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड्स। तो जब तक मेरे पाइल 1 में कार्ड्स हैं तब तक क्या हो रहा है? हम लोग एक कार्ड को पिक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसको पाइल 2 में, इंक्रीमेंट कर रहे हैं काउंट को। तो एक कार्ड को पिक किया, मूव कर दिया पाइल 2 में, काउंट को इंक्रीमेंट।
अब ये वाइल लूप दोबारा चलेगा, वापस से ऊपर जाएगा। वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड्स, तो अभी मान लो अपने पास 5 थे तो एक हो गया, अब बचे कितने, 4। फिर उसको भी काउंट कर लिया, फिर वापस से ऊपर गया। अब कितने बचेंगे, 3। फिर वापस से ऊपर गया, फिर कितने बचे, 2। फिर वापस से ऊपर गया, अब कितने बचे, 1। फिर वापस से ऊपर गया, अब कितने बचे, 0। तो जब देखो 0 कार्ड बचे, यहाँ बोल रहा है वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, तो क्या अब मेरे पाइल वन में कार्ड बचे, नहीं, क्योंकि अपने सारे कार्ड तो हमने काउंट कर लिए। तब ये वाइल लूप क्या होगा, यहाँ पे अपने इस वाले ब्रैकेट, मतलब जहाँ पे ये वाइल लूप एंड हो रहा होगा वहाँ पे ये वाइल लूप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइट्रेशन को इन सूडो कोड देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखते हैं अपने सूडो कोड के, जिससे हमको अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ मैथ मार्क, कि अगर मुझे मैथ मार्क का सम करना हो तो ये कैसे होगा, सम इज इक्वल्स टू 0 वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड्स, यानी जब तक मेरे पास कार्ड हो एक एक करके सारे कार्ड को देखना है, और जब तक एक एक करके उस सारे कार्ड को देख रहे हो उसके मैथ मार्क को कहाँ पे ऐड करते हुए जाओ, सम में ऐड करते हुए चले जाओ। तो ये वाली स्टेटमेंट तो अब आपको क्लियर ही हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग एंड अपडेट स्टेटमेंट, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, ये अपडेट करता है। ये अपने जो सम वेरिएबल है उसमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करके अपडेट कर दे रहा है। ठीक है, फिर मेरे पास अगर आता है कि सम ऑफ बॉयज़ मैथ मार्क, मुझे केवल बॉयज़ मैथ मार्क के करने, तो वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है अपनी इफ़ क्या होती है, इफ़ मतलब ऐसे समझो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग ये चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इफ़ अगर कंडीशन इसके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, फिर जो इसके ये वाले ब्रैकेट हैं इसमें मुझे जो भी एग्जीक्यूट करना है वो मैं लिख दूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इस तरीके से चलता है अपना इफ स्टेटमेंट। तो वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन, मूव एक्स टू पाइल टू। एक एक करके मैं स्टूडेंट के कार्ड को पिक कर रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट के कार्ड में एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, अगर यहाँ पे आपको एक्स डॉट जेंडर और एक्स डॉट मैथ नहीं समझ में आता है तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, एक्स के मैथ के मार्क्स, एक्स का जेंडर, इस तरीके से। ठीक है, तो इफ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू एम डबल इक्वल्स टू एम, यानी कि अगर जो अपने पास कार्ड आया, जो स्टूडेंट आया, अगर उसका जो जेंडर है वो एम हो, यानी कि उसका जेंडर क्या हो, मेल हो, तो हम उसके मैथ के मार्क्स को सम में ऐड करेंगे। यानी अगर मेल होगा तो ही उसके मैथ के मार्क्स को सम में ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मेल नहीं हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है, जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी केवल तभी हम लोग इफ के अंदर आ रहे होंगे। अगर ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हम लोग इस वाले इफ के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब जब अपना स्टूडेंट आया जो कि क्या था, मेल था, तब तब हम लोगों ने सम वाले वेरिएबल को अपडेट किया। अब अगर मुझे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए करना हो तो क्या होगा, बॉय सम गर्ल सम, वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, पिक कार्ड एक्स, मूव कार्ड टू पाइल टू, एक एक करके सारे कार्ड को पिक किया। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, इफ़ कंडीशन वन, इसमें मैंने क्या दिया, ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो और आप चाहते हो कि इस फॉल्स कंडीशन के होते ही कुछ और एग्जीक्यूट हो, यानी आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो, लेकिन आप चाहते हो कि फॉल्स होने पे कुछ और भी एग्जीक्यूट हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, लिखते हो एल्स, और एल्स में आप कोई कंडीशन नहीं देते, एल्स में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर इफ़ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर हम लोग इफ़ के अंदर चले गए तो हम लोग एल्स को स्किप कर देंगे। अगर अपनी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग इफ़ को स्किप कर देंगे एंड हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, एल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे इफ़ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू एम, अगर मेल का जेंडर है तो हम क्या करेंगे, उसको बॉय सम में ऐड करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाएंगे, और अब अगर मेरे पास फीमेल स्टूडेंट आया, यानी ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, तो आप चले गए एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में जाने के बाद आपने क्या किया, गर्ल सम इज इक्वल्स टू गर्ल सम प्लस एक्स डॉट मैथ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो बॉय और गर्ल सम है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। फिर आता है मैक्सिमम मैथ मार्क, की मुझे मैक्सिमम मैथ मार्क को स्टोर करना है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्स का। जब भी हम लोगों को मैक्स फाइंड करना होता है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लो कहीं पे, जब भी हम लोग को मैक्स फाइंड करना होता है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स, यानी कि अगर आपको पूरी क्लास में फाइंड करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो आपने एक वेरिएबल बनाया मैक्स, और इसको सेट किया आपने किस पे, 0 पे, इसको आपने सेट कर दिया 0 पे। अब आप क्या करोगे, हर एक स्टूडेंट के कार्ड से गो थ्रू करोगे और आप देखोगे कि अगर एक्स डॉट मैथ, यानी जो भी स्टूडेंट एक एक करके आ रहा है, जब जब उसकी वैल्यू मुझे मैक्स से ज़्यादा मिल रही है, तब तब आप क्या करोगे, तब तब आप मैक्स को अपडेट कर दोगे उस वाले स्टूडेंट की मैथ के मार्क्स पे, उस वाले स्टूडेंट के मैथ के मार्क्स पे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कैसे होता है तो देखो, 60 40
70। मेरे पास ये 3 स्टूडेंट थे। मैक्स की वैल्यू क्या है 0। सबसे पहले ये स्टूडेंट आएगा, क्या 60 इज़ ग्रेटर देन अपना 0? ट्रू। तो 60 तो यहाँ पे मैक्स अपडेट हो गया, कितना हो गया 60। फिर आया नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके मार्क्स कितने थे 40। तो क्या एक्स डॉट मैथ इज़ ग्रेटर देन मैक्स? मैक्स है 60, ये है 40, तो यहाँ पे 40 60 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो अपनी मैक्स की वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी। फिर सिमिलरली 70, क्या 70 यहाँ पे चेक होगा, क्या 70 मैक्स से बड़ा है? तो यहाँ पे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स अपडेट होके कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे देखो मैक्स की हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तीनों स्टूडेंट के अमंग। ठीक है, सो इस तरीके से जो मैक्सिमम है वो काम करता है। अगर आपको देखना है कि मिनिमम कैसे काम करता हो, तो आप लोग पहले खुद वीडियो पॉज करके सोचो कि कैसे काम करता होगा, फिर मैं बताता हूँ। मिनिमम के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप इसे एक बड़ी वैल्यू देते हो। बड़ी वैल्यू देने का मतलब, अगर मुझे मार्क्स मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग में मैं इसे इनिशियलाइज करूंगा 101। 101 से बड़ा कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें मैं कंडीशन क्या डालूंगा, जब जब मैं एक एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ, मैं ये चेक करूंगा कि क्या इसके मैथ के मार्क्स या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स इज लेस देन मिन। अगर वो मिनिमम से भी कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मिन को अपडेट कर देंगे इस एक स्टूडेंट के मैथ मार्क से। तो यहाँ पे ये मुझे मैथ मार्क का मिनिमम देगा। तो यहाँ पे कैसे चलेगा, 60 इज लेस देन 101, तो ये मिन क्या हो जाएगा 60। मिन क्या हो जाएगा 60। फिर 40, 40 इज लेस देन 60, तो मिन क्या हो गया 40। 70, क्या 70 इज लेस देन मिन? नहीं, तो यहाँ पे मिन अपडेट नहीं होगा, मिन 40 रहेगा। और देखो मैक्स में मुझे क्या मिल गया 70, एंड मिन में मुझे क्या मिल गया 40। सो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होते हैं। ये आपको काफ़ी टाइम काम आएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वीक 3 के पोर्शन पे। ठीक है, तो वीक 3 के पोर्शन को देखते हैं। अब जब हम लोग वीक 3 के पोर्शन को देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में इसमें जो पोर्शन आता है टेबल्स का, यानी कि कैसे हम लोग की टेबल्स, हम लोग एक कार्ड हो, जैसे कि एक कार्ड हो, इसको हम लोग टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अ कार्ड इज अ यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्या बोलते हैं, ये पिक अ कार्ड एक्स, तो वो कार्ड में क्या होता है, उस कार्ड में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग एक स्कोर्स डेटा सेट का कार्ड उठाएं, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, उस कार्ड का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, मैथ के मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को उस एक कार्ड में देखने को मिल रही होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे बोलते थे कि अरेंज देम इन अ पाइल, यानी कि अपने पास एक पूरा पाइल है। पाइल की जगह पे हम बोल सकते हैं टेबल। हम उसी चीज़ को टेबल बोल सकते हैं जिस टेबल में हर एक रो क्या है, हर एक रो एक कार्ड है। जैसे कि ये वाला कार्ड था अरशद का, तो ये कार्ड क्या है, ये कार्ड मेरे पास एक पूरी रो है। ये कार्ड मेरे पास एक पूरी क्या हो गई, रो हो गई। तो ऐसे करके हर एक रो मेरे पास क्या बताएगी, कार्ड बताएगी। तो अगर हम लिखते हैं जैसे वाइल, वाइल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइल वन हैज़ मोर कार्ड्स, मोर कार्ड। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर पिक पिक हम लोग करते हैं, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज, हैज़ मोर रोज। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हम लोग फिर पिक क्या करेंगे, पिक करेंगे रो को। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कर रहे होते हैं। अब देखो, सेम आइडिया वर्क्स फॉर एनी डेटा सेट। किसी चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, उसके कार्ड्स को हम एज ए टेबल जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द वेरिएबल कॉलम प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नॉट एवरी डेटा सेट फिट्स वन नीट टेबल। हर एक डेटा सेट एक कंप्लीट टेबल में फिट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास एक क्या कहते हैं, बिग बाजार का एक डेटा का पार्ट था, डेटा सेट का, शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट का पार्ट था। इसमें देखो आईडी मेरे पास क्या है, हर एक कॉलम, हर एक रो की, रो 5 5 5 5 5। शॉप क्या है, बाजार 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 बाजार। कस्टमर कौन है, कस्टमर भी सेम है। आइटम्स अलग अलग हैं, कैटेगरी कुछ अलग हैं, क्वांटिटी कुछ अलग है, प्राइस अलग है, कॉस्ट अलग है, लेकिन टोटल भी सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो आईडी, शॉप, कस्टमर एंड टोटल, ये चार कॉलम क्या हैं, ये चार कॉलम हर एक रो में रिपीट कर रहे हैं। ये चार कॉलम हर एक रो में रिपीट कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा केस हो, तो देखो, हमें जब भी टेबल्स को अरेंज करना होता है, ये चीज़ आप लोग आगे जाके देखोगे जब आप अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट कर रहे होगे, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। वहाँ पे आप लोग देखोगे कि अगर आपके पास ऐसी टेबल्स होती हैं जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो, इसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। जहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हो, वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, इन रिपीटिशंस को कम करना होता है। हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए होती अपनी डेटा में। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को हम लोग सेपरेट करते हैं इन टू टेबल्स।
हम लोग एक टेबल बना लेंगे जो अपने रिपीट हो रहे थे, जैसे कि आईडी, शॉप, कस्टमर एंड टोटल। फिर हम लोग एक टेबल बना लेंगे बाकी उसकी थी आईडी, आइटम, क्वांटिटी एंड टोटल। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे भी तो आईडी रिपीट हो रही है, तो मुझे ज़रा ये बताओ, अगर मुझे इस आईडी यानी कि इस बिल आईडी जो कि 5 है, इस बिल आईडी के मुझे देखना था शॉप, कस्टमर एंड टोटल, तो मैंने इस टेबल को देखा। लेकिन अगर मुझे इसी आईडी का देखना हो कि इस बिल पे आइटम कौन सा है, कॉस्ट कौन सा है एंड क्वांटिटी क्या है, क्या आप वो इस टेबल से देख पाओगे? नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी इस आईडी को यूज़ किया है। ये चीज़ आप लोग आगे ही देख रहे होगे। यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो गया, ये एक फॉरेन की और प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग काफ़ी आगे देखोगे। बेसिकली क्या है, इस आईडी के मदद से अब मेरी ये जो दो टेबल है ना, ये कनेक्टेड है। इसमें एक साथ एक टेबल में, यहाँ पे अलग अलग टेबल में, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्राइमरी की है, यानी कि प्राइमरी की क्या होता है, वो वाला कॉलम जिससे अपनी हर एक रो क्या होती हो, यूनिकली आइडेंटिफाई होती हो। तो यहाँ पे जो आईडी है ये क्या हो रही है, इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है, जो कि सबको क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है, बट इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो देखो, अगर अपने पास समिंग बॉयज मैथ मार्क एंड गर्ल्स मैथ मार्क नीड टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ कोड। अगर मुझे एक क्या कहते हैं बॉयज़ के मैथ मार्क का सम करना हो एंड एक बार मुझे गर्ल्स के मैथ मार्क का सम करना हो, तो उसमें कहाँ पे चेंज आएगा? उसमें बस एक ही जगह पे चेंज आएगा कि इफ़ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, अगर उसका जेंडर क्या हो, मेल हो, तो वो बॉयज़ मार्क को करेगा। अगर उसका जेंडर फीमेल हो तो वो गर्ल्स मार्क को करेगा। अगर मुझसे कोई कोड में बोले कि आपको दोनों को प्रिंट करना है, ठीक है, आपको मतलब क्या करना है, आपको एक बार कोड लिखना है बॉयज़ मैथ मार्क को प्रिंट करने के लिए, फिर एक बार कोड लिखना है गर्ल्स मैथ मार्क को प्रिंट करने के लिए। तो आप सोचो, यहाँ पे आपके पास दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि आपको पूरा सेम टू सेम कोड दोनों बार लिखना पड़ रहा है, जहाँ पे चेंज केवल एक जगह पे है। तो इसीलिए प्रोसीजर काम में आता है। प्रोसीजर क्या करेगा, अब प्रोसीजर टू सम मैथ मार्क, जेन इज अ प्रोसीजर आर्ग्यूमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, देखो, प्रोसीजर काम करता है एक मशीन की तरह। यहाँ पे जो आपने कोड लिखा ना, यहाँ पे जो आपने ये कोड लिखा है ना कि इफ जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, तो ये एफ क्या है, हमें अगर इसकी जगह हम मेल कर दें तो मेल का मिलेगा, इसकी जगह फीमेल कर दें तो फीमेल का मिलेगा। तो क्या करेगा प्रोसीजर, इस पूरे कोड को एक क्या करेगा, एक मशीन या फिर एक फंक्शन टाइप के अंदर क्लोज कर दिया। प्रोसीजर्स को हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैथ आपने पढ़ी है तो मैथ में एक चीज़ आपने सुनी होगी फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस एक इनपुट लेता है और आउटपुट रिटर्न करता है। एक इनपुट, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स क्या है, एक्स इनपुट है और इससे हमें वाई मिल रहा है, तो वाई क्या है, वाई आउटपुट है। तो सिमिलरली फंक्शंस या फिर प्रोसीजर काम करते हैं। हम इसको इनपुट देते हैं, उस इनपुट पे ये मुझे क्या करता है, कोड रन करके देगा और मुझे एक आउटपुट दे रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर को ऐसे सेट कर दूँ कि मैं इसे इनपुट देने वाला हूँ जेंडर, मैं इसे इनपुट देने वाला हूँ जेंडर, और यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँ जेंडर पे, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया उसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। अब अगर मैंने कभी भी इसको इनपुट दिया फीमेल, तो जेन की वैल्यू हो जाएगी फीमेल। अब जहाँ जहाँ पे इस कोड में जेन होगा वहाँ वहाँ पे रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, फीमेल। तो मैंने कोड एक बार ही लिखा, लेकिन अगर मैं इसको फीमेल इनपुट दूंगा तो ये मुझे फीमेल के हिसाब से आउटपुट देगा। अगर मैं इसको एक बार मेल इनपुट दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, मेल के हिसाब से आउटपुट देगा। इसीलिए जो अपने प्रोसीजर्स हैं वो काम के होते हैं, कि वहाँ पे हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक ही बार कोड लिखो और उसमें हम लोग अलग अलग इनपुट से क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास एक प्रोसीजर है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इससे लिखते हैं प्रोसीजर सम मैथ। सम मैथ क्या है, ये अपने प्रोसीजर का नाम है। और ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास जेंडर। ये अपना एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जेन इज द प्रोसीजर्स आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो वाले वेरिएबल्स जो कि अपने प्रोसीजर के साथ होते हैं। ठीक है, जो कि वैल्यू को लेते हैं, जो कि अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूजर, जो कि इनपुट को ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो जेन है ये क्या करेगा, इनपुट को लेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हमने जेन यूज किया है, यानी जो भी वैल्यू इस जेन को मिलेगी वो इस जगह से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे इनपुट वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर मैं कहीं पे कॉल करता हूँ सम मैथ ऑफ एफ, अगर मैं कहीं पे कॉल करता हूँ सम मैथ ऑफ एफ, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर विथ जेन इज इक्वल्स टू एफ। जेन क्या हो गया, अगर सम मैथ यहाँ पे अपना नाम था प्रोसीजर का, तो सम मैथ ऑफ एफ। एफ देखो यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, जेन से, तो यहाँ पे जेन की वैल्यू क्या हो गई, जेन की वैल्यू हो गई एफ। तो इस एफ को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे,
यहाँ पे। तो अगर x डॉट जेंडर इज इक्वल टू f, वहाँ पे हम लोग क्या करें, सम इज इक्वल टू सम प्लस x डॉट मैथ। तो यहाँ पे हमने कोड एक ही बार लिखा, अगर मैं इसको मेल इनपुट दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये अपना कि एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, तो अगर वो मेल हो तो आप उसके बॉयज मार्क का सम दे रहे होगे। तो इस तरीके से मैंने कोड को एक ही बार लिखा, लेकिन सिंस वो एक फंक्शन था तो मैं उसको डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट लाने पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉलिंग अ प्रोसीजर। कॉलिंग अ प्रोसीजर मतलब आप कैसे उस प्रोसीजर को यूज करते हो इन योर कोड। तो यूज द प्रोसीजर नेम एज द सेम वे यू वुड यूज अ फंक्शन, गिव इट आर्ग्यूमेंट्स इट एक्सेप्ट। हम क्या कहते हैं, उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इफ इट रिटर्न्स अ वैल्यू, असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर एक फंक्शन वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट अपने प्रोसीजर का एंड होता है, या फिर हम लोग उसको यूज करते हैं कि किसी वैल्यू को लेके जाए वो प्रोसीजर से। तो यहाँ पे देखो सम को 0 इनिशियलाइज किया, ये वाइल लूप क्या करेगा, सम को कैलकुलेट कर लेगा जिस भी जेंडर का हो, और फिर ये कर रहा है रिटर्न सम। यानी जहाँ पे प्रोसीजर कॉल हुआ है वहाँ पे आप लोगों को इस सम की वैल्यू क्या कर देनी है, रिटर्न कर देनी है। जहाँ पे कॉल हुआ है वहाँ पे आपको इस सम की वैल्यू को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोसीजर के बारे में देख रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपना कॉल करते हैं कि गर्ल कैम सम इज इक्वल टू सम मैथ ऑफ एफ, तो सम मैथ हमें फीमेल के मैथमेटिक्स मार्क्स को कैलकुलेट करके देगा टोटल, और उसको कहाँ पे रिटर्न कर देगा, गर्ल कैम सम में। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसीजर हमेशा ही रिटर्न करे वैल्यू, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये हमेशा प्रोसीजर में हो ही हो। क्या पता वो प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए बना ही ना हो, वो अपने डेटा में कुछ चेंज करने के लिए बना हो। तो वो गया टेबल में कुछ चेंज करके आ गया, लेकिन उसने क्या किया, कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसीजर हमेशा क्या करे, कोई वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। फिर आ जाता है अपने पास एक और, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने अभी क्या देखा कि जेंडर हो अगर मेल और फीमेल, मान लो कि ऐसा हो कि मुझे सब्जेक्ट भी चेंज करना है। अभी हम मैथ ही देख रहे थे, मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे फीमेल के क्या दो, केमिस्ट्री मार्क्स दो, मुझे मेल के फिजिक्स मार्क्स दो। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोसीजर में क्या करूँगा, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बना दूंगा कि जेन कॉमा फील्ड। अब ये प्रोसीजर क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है। अब यहाँ पे इफ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेन, तो जेन में जो भी इनपुट आएगा वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और फील्ड में एक सब्जेक्ट आएगा, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स डॉट फील्ड। तो जो भी वो वाला सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स डॉट फील्ड। यानी कि अगर अपना सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट केमिस्ट्री। तो ये क्या करेगा, इस जेंडर जो भी यहाँ पे जेन रिसीव हुआ है उसके केमिस्ट्री मार्क्स को सम करके हमें दे देगा। कैसे देगा, रिटर्न सम से। तो जहाँ पे भी कॉल हुआ होगा वहाँ पे ये प्रोसीजर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग कॉल करते हैं, तो गर्ल कैम सम इज इक्वल टू सम मार्क्स एफ कॉमा केमिस्ट्री, यानी कि फीमेल के केमिस्ट्री मार्क्स कहाँ पे रिटर्न हो गए, गर्ल केम सम में। फिर बॉय केम सम इज इक्वल टू सम मार्क्स एम कॉमा केमिस्ट्री, तो मेल के केमिस्ट्री मार्क्स कहाँ पे रिटर्न हो गए, बॉय केम सम में। ठीक है, अगर गर्ल केम सम इज ग्रेटर देन बॉय केम सम, यानी कि अगर गर्ल्स के जो टोटल केमिस्ट्री मार्क्स हैं वो बॉय केमिस्ट्री मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को अपना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, बॉयज़ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर विदाउट अ रिटर्न वैल्यू, यानी कि अपना अगर रिटर्न वैल्यू ना हो तो वो कुछ ऐसा होगा, अपडेट मार्क्स। मान लो ये अपडेट मार्क्स नाम का एक प्रोसीजर है जो कि क्या चीज़ इनपुट लेता है, कार्ड आईडी, सब्जेक्ट एंड मार्क्स को। वो तीन चीज़ इनपुट लेता है, एक कार्ड आईडी, सब्जेक्ट और मार्क्स को, कि कार्ड आईडी में इस सब्जेक्ट पे जाके ये मार्क्स अपडेट कर दो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ दी, तो उसने क्या किया, डेटा सेट में जाके अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो इसके लिए मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं मिली, और ना ही इस प्रोसीजर में कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इस प्रोसीजर को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसने जाके बस डेटा में क्या किया है, चेंजेस किए हैं, इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक प्रोसीजर को ज़रूरी नहीं होता कि वो एक रिटर्न वैल्यू हमेशा दे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। अ प्रोसीजर इज़ अ रीयूजेबल सूडोकोड टेम्पलेट दैट वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। जो भी हम सिचुएशन दे रहे होंगे, जिस भी जेंडर की, जिस भी फील्ड की, और जो भी अपने क्वेश्चन के हिसाब से होगा उसके हिसाब से प्रोसीजर काम कर रहा होगा, जिस भी इनपुट के हिसाब से हम उसे बनाते हैं। पासिंग द राइट पैरामीटर्स इज व्हाट मेक वन प्रोसीजर बॉडी हैंडल मेनी केसेस। ठीक है, कॉलिंग अ प्रोसीजर इज एन एक्सप्रेशन व्हेन इट रिटर्न्स अ वैल्यू, और अ प्लेन स्टेटमेंट व्हेन इट डजंट। ठीक है, तो वो एक एक्सप्रेशन की तरह होता है जब वो कुछ वैल्यू हमें अपना रिटर्न करता है, यानी कि हमें उसको असाइन करना पड़ेगा, और अगर उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो आपको उसे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू प्रोसीजर इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजिंग द कोड। तो हम लोग अपने कोड को मॉड्यूल्स में तोड़ रहे होते हैं जब हम लोग अपने प्रोसीजर को क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से उसके अलग अलग फंक्शंस को लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ आती है जो कि है थ्री प्राइस प्रॉब्लम। थ्री प्राइस प्रॉब्लम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो मैं इसको सबसे इजी वे में बताता हूँ, जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फास्ट पेस रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो थ्री प्राइस प्रॉब्लम में हमें अपनी बेसिक कंडीशन ये देखनी है कि मुझे स्टूडेंट्स को टॉप थ्री स्टूडेंट्स को मुझे प्राइस देना है, ठीक है। टॉप थ्री स्टूडेंट्स को मुझे क्या करना है, प्राइस देना है। अब ये जो मैं टॉप थ्री स्टूडेंट्स को प्राइस दे रहा हूँ, इसमें क्राइटेरिया ये है कि मैं इनको प्राइस दूंगा टोटल मार्क्स के बेसिस पे, टोटल मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। इनको मैं प्राइस दूंगा टोटल मार्क्स के बेसिस पे। और इसमें मुझे एक कंडीशन देखनी है कि जिस भी स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में क्या हो, सब्जेक्ट टॉपर हो। सब्जेक्ट टॉपर का क्या मतलब है कि उसकी रैंक क्या आ रही हो उस सब्जेक्ट में, थर्ड रैंक से ऊपर हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड रैंक हो, तो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट टॉपर होगा, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक कंडीशंस थी। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग कोड को देखें, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम अपने स्टूडेंट को एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट को एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मैथ में थर्ड मार्क्स के क्या मार्क्स हैं, थर्ड मार्क्स कितने हैं, फिजिक्स में थर्ड मार्क्स कितने हैं, एंड केमिस्ट्री में थर्ड मार्क्स कितने हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरे पास, हम एक एक करके स्टूडेंट को देखने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टूडेंट को देख रहे होंगे। तो जब हम एक एक करके स्टूडेंट को देख रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि क्या वो एक सब्जेक्ट टॉपर है या नहीं। वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर उस स्टूडेंट के मैथ, अगर उस सब्जेक्ट के अगर उस सब्जेक्ट के क्या हो, उस सब्जेक्ट के उस स्टूडेंट के मैथ में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में किसी में भी जो मार्क्स हैं वो थर्ड पोजीशन या फिर उससे ज़्यादा हैं, अगर थर्ड पोजीशन से ज़्यादा हैं या फिर थर्ड पोजीशन पे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट टॉपर है। फिर हम उसको कंसिडर करेंगे कि अब हम टॉप स्टूडेंट में किसको लें, टॉप थ्री स्टूडेंट में किसको लें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोड कैसा होगा। तो देखो, जब भी आपके पास एक पूरा बड़ा सा कोड हो और उसमें ऊपर लिखा हो प्रोसीजर, कभी भी आप लोग प्रोसीजर को नॉर्मली रीड नहीं करते। प्रोसीजर को तब रीड किया जाता है जब उसे हम यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला प्रोसीजर है, इसको आप रीड अभी नहीं करोगे। फिर यहाँ पे आता है मेरा सेकंड प्रोसीजर, इसको भी आप अभी रीड नहीं करोगे। फिर आता है मेरा यहाँ पे मेन कोड। तो देखो मेन कोड क्या कहता है, यहाँ पे ये मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स, मैक्स आईडी, सेकंड मैक्स आईडी, थर्ड मैक्स आईडी, ये मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैक्स में मैं स्टोर करूंगा फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड मैक्स में सेकंड, थर्ड मैक्स में थर्ड मैक्स के। अब मुझे उन स्टूडेंट की आईडी भी चाहिए होगी, तो इसीलिए मैक्स आईडी, सेकंड मैक्स आईडी एंड थर्ड मैक्स आईडी, ये वाले वेरिएबल्स भी मैं बना के रख रहा हूँ। अब देखो, मैथ 3 इज इक्वल टू टॉप 3 मार्क्स ऑफ मैथ। टॉप 3 मार्क्स कहाँ था अपना, ऊपर एक प्रोसीजर था जिसमें मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, मैथ। तो हम देख के आते हैं कि जो टॉप 3 मार्क्स है वो बेसिकली है क्या। तो इसमें हमें इनपुट मिलता है क्या, मैथ, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट मैथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैक्स, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स, तीन वेरिएबल बनाए, उनको मैंने जीरो पे सेट किया, ठीक है। वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन, यानी एक एक करके हम कार्ड्स को पिक करने वाले हैं, ठीक है। अगर इफ एक्स डॉट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट मैथ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फाइंड कर रहे होंगे। अब जब भी मेरे पास कोई ऐसा कार्ड आता है जिसके मार्क्स जो है वो मैक्स से ज़्यादा हो, यानी कि वो फर्स्ट स्टूडेंट वाले मार्क्स से ज़्यादा हो, यानी कि मान लो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, इसके मार्क्स थे 60, इसके थे 70, इसके थे 50 एंड इसके थे 40। अब मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसके मार्क्स है 70, तो ये जो 70 है, अब ये आ जाना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं कि जो सेकंड पे होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड पे। फिर जो मेरा फर्स्ट पे होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पे। फिर जो अब स्टूडेंट आया है वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पे। सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं कि अगर जो मेरे पास स्टूडेंट आया उसके मार्क्स बड़े हैं मैक्सिमम से, तो हम थर्ड मैक्स में सेकंड मैक्स की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। यानी सेकंड मैक्स को हमने कहाँ पे लिया है, थर्ड मैक्स में, मैक्स को कहाँ पे लिया है, सेकंड मैक्स में, और जो स्टूडेंट था उसको कहाँ पे लिया है, मैक्स में। सिमिलरली बाकी कंडीशन क्या है, बाकी कंडीशन ये है कि अगर आपका जो मैक्स है वो मैक्स जो है उससे छोटे हैं, जो अपना स्टूडेंट आया उसके मार्क्स जो है मैक्स से छोटे हैं लेकिन सेकंड मैक्स से बड़े हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट अपना वहीं रहेगा, फर्स्ट वहीं रहेगा, लेकिन सेकंड और थर्ड अपडेट हो जाएगा कि वहाँ पे अपने पास ऐसा स्टूडेंट आया जो कि फर्स्ट से नीचे है लेकिन सेकंड से ऊपर है, तो सेकंड हो जाएगा 60,
ठीक है, थर्ड हो जाएगा 60 और सेकंड हो जाएगा उस स्टूडेंट के मार्क्स, तो मान लो वो थे 65। सो इस तरीके से यहाँ पे अपडेशन हो रही होगी। फिर मेरे पास अगली थर्ड कंडीशन आती है कि अगर उसके सेकंड मैक्स से मार्क्स छोटे थे लेकिन थर्ड मैक्स से बड़े थे, तो वहाँ पे क्या होगा, केवल थर्ड की पोजीशन पे अपडेट करेंगे। तो मान लो 62 मार्क्स आते हैं, तो सेकंड से छोटे हैं, थर्ड से बड़े हैं, तो केवल थर्ड को अपडेट किया और इसको स्टोर कर दिया 62। ठीक है, सो इस तरीके से लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, थर्ड मैक्स। यानी कि एक सब्जेक्ट जब हम इस फंक्शन में इनपुट देते हैं तो ये प्रोसीजर क्या करता है, हमें उस सब्जेक्ट के थर्ड पोजीशन वाले मार्क्स को रिटर्न कर रहा होता है, हमें उस सब्जेक्ट के थर्ड पोजीशन वाले मार्क्स को रिटर्न कर रहा होता है। तो मैथ्स 3 में क्या आ जाएगा, मैथ के थर्ड पोजीशन के मार्क्स, फिजिक्स 3 में क्या आ जाएगा, फिजिक्स के थर्ड पोजीशन के मार्क्स, एंड केम 3 में क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री के थर्ड पोजीशन के मार्क्स। ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी तीनों वेरिएबल में। अब देखो, वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, पिक कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन, मूव एक्स टू पाइल टू, यानी एक एक करके अब मैं वापस से हर एक स्टूडेंट को देखने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने लगाया है एक इफ कंडीशन, सबसे पहले बड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट हम ले रहे हैं टॉप स्टूडेंट में कंसिडर करने के लिए, वो एक सब्जेक्ट में क्या हो, सब्जेक्ट टॉपर हो। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर यूज़ किया है सब्जेक्ट टॉपर, और इसमें मैं 4 चीज़ इनपुट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ इनपुट, अपने स्टूडेंट को, मैथ के थर्ड मार्क्स को, फिजिक्स के थर्ड मार्क्स को, केमिस्ट्री के थर्ड मार्क्स को। ठीक है, अब अगर ये प्रोसीजर मुझे ट्रू रिटर्न करता है तो ही मैं इस इफ के अंदर जाऊंगा, यानी तो ही मैं इस स्टूडेंट को रैंकिंग के लिए कंसिडर करूंगा। क्योंकि अंदर क्या हो रही है, अंदर आप ध्यान से देखो तो थर्ड मैक्स, सेकंड मैक्स, इन सबको अपडेट, मतलब यहाँ पे टोटल मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग हो रही है। तो अगर सब्जेक्ट टॉपर इस स्टूडेंट के लिए ट्रू रिटर्न करता है तो ही मैं उसको रैंकिंग में कंसिडर करूंगा। तो देखते हैं अपना जो सब्जेक्ट टॉपर प्रोसीजर है वो क्या करता है। तो वो एक स्टूडेंट को इनपुट लेता है, वो मैथ के थर्ड मार्क्स, फिजिक्स के थर्ड मार्क्स और केमिस्ट्री के थर्ड मार्क्स को इनपुट ले रहा होता है। अब अगर अपने पास कार्ड डॉट मैथ, यानी कि उस स्टूडेंट के जो मैथ के मार्क्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन है थर्ड पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स, और वो ग्रेटर देन है थर्ड पोजीशन ऑफ फिजिक्स, या फिर वो ग्रेटर देन है थर्ड पोजीशन ऑफ केमिस्ट्री, अगर वो इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेटर देन है, तो हम क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू। यानी कि ये स्टूडेंट क्या है, एक सब्जेक्ट टॉपर है। नहीं तो हम क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स, यानी कि एक स्टूडेंट क्या है, एक सब्जेक्ट टॉपर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर वो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट टॉपर हुआ तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, एंड फिर हम उसको कंसीडर करेंगे रैंकिंग में कि क्या उसके टोटल मार्क्स मैक्स से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि सेकंड को थर्ड बनाएंगे, मैक्स को सेकंड बनाएंगे, एंड जो स्टूडेंट आया उसको बनाएंगे मैक्स, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, साथ ही साथ उनकी आईडीज़ भी हम लोग अपडेट करते हुए चलेंगे। फिर सिमिलरली अगर मेरा मैक्स जो है वो एक्स डॉट टोटल से ज़्यादा है, यानी कि एक्स डॉट टोटल जो स्टूडेंट है वो क्या कहते हैं, मैक्स से छोटा है लेकिन सेकंड मैक्स से बड़ा है, तो वहाँ पे सेकंड मैक्स अपना क्या बन जाएगा, थर्ड मैक्स, और जो स्टूडेंट आया है वो क्या बन जाएगा, सेकंड मैक्स। फिर सिमिलरली अगर वो क्या कहते हैं, सेकंड मैक्स से छोटा है लेकिन थर्ड मैक्स से बड़ा है, तो हम लोग उस स्टूडेंट को थर्ड बना देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो इस तरीके से लास्ट में हमें जो मैक्स, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स में क्या मिलेगा, टॉप 3 स्टूडेंट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स, जो जो क्या हो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टॉपर हो, और मैक्स आईडी में उन स्टूडेंट्स की हमें आईडी मिल रही होगी। सो दिस इज इट फॉर थ्री प्राइस प्रॉब्लम। सो आई मुझे पक्का समझ में आ गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा थ्री प्राइस प्रॉब्लम, क्योंकि इससे ईजिएस्ट वे में थ्री प्राइस प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कभी। ठीक है, दिस वाज द ईजिएस्ट वे यू कैन लर्न थ्री प्राइस प्रॉब्लम। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार लाइन बाय लाइन इस कोड को खुद से पढ़ो और आइट्रेशन को खुद से परफॉर्म करो, प्रोसीजर्स तक खुद से जाओ, खुद से वहाँ तक आउटपुट लेके आओ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या आता है, साइड इफेक्ट्स एंड इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेसिकली थ्योरी है, कुछ उतनी काम की नहीं है, लेकिन तब भी देख लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, अ प्रोसीजर कैन मॉडिफाई डेटा एज पार्ट ऑफ इट्स कंप्यूटेशन, नॉट जस्ट हैंड बैक अ रिटर्न वैल्यू, अपडेट मार्क्स फ्रॉम अर्लियर इज अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, होल वैल्यूज ऑफ इस साइड इज द साइड इफेक्ट चेंजिंग ऑफ कार्ड स्टोर मार्क्स। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई एक प्रोसीजर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो प्रोसीजर क्या कर सकता है, वो कोई एक वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, जो ओरिजिनल डेटा है वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। तो ये एक दिक्कत होती है कि अपने जो प्रोसीजर है वो ओरिजिनल वैल्यू को अगर चेंज कर दे रहे हैं तो वैसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो तो दिक्कत देगा अगर बाद में मुझे उस सेम वैल्यू को करना हो। तो यही क्या होते हैं, अपनी साइड इफेक्ट्स होती हैं कि प्रोसीजर कर सकता है। तो इसको हम कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को हटाते हैं। तो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन दो चीज़ें होती हैं। इंटरफेस क्या होता है, what a caller needs to know is use the procedure, what happens inside at a high level, the parameters it expects, the value it returns, what side effects are possible। तो इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि आपका प्रोसीजर, आप बस ये जानो कि हाउ टू यूज़ द प्रोसीजर, यानी क्या आप इनपुट दोगे,
वो कैसे मुझे आउटपुट दे रहा होगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, द एक्चुअल वर्किंग डिटेल्स बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन, बिहाइंड द इंटरफेस, कि कैसे वो उसके अंदर की फंक्शनिंग हो रही है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट मार्क वाले प्रोसीजर को देखें, उसका इंटरफेस क्या होगा कि वो मेरे पास एक स्टूडेंट के इनपुट लेता है और तीनों सब्जेक्ट के थर्ड मार्क्स को लेता है और रिटर्न करता है मुझे क्या, जो कि वो स्टूडेंट अगर क्या कहते हैं सब्जेक्ट टॉपर होगा तो ट्रू देता है, नहीं होगा तो रिटर्न करता है फॉल्स। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है पूरी वर्किंग, यानी कि उस सब्जेक्ट टॉपर के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट के लगा के हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या उसके जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से किसी भी एक से ज़्यादा हैं तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो वर्किंग है ये होता है इम्प्लीमेंटेशन, एंड ये जो अपना इंटरफेस होता है ये ऊपर ऊपर से प्रोसीजर को देखना होता है। तो अगर मुझे साइड इफेक्ट्स को क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, तो मुझे इन दोनों को रखना होता है सेपरेट। अब सेपरेट कैसे रखता हूँ, सेपरेट ऐसे रखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग अपने प्रोसीजर को कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ एक वेरिएबल देते हैं, उस वेरिएबल पे डायरेक्टली काम ना करके हम लोग प्रोसीजर के अंदर एक कॉपी बना देंगे और कॉपी में उस वेरिएबल को स्टोर कर देंगे। अब जो मुझे उस प्रोसीजर के अंदर चेंजिंग वाला काम करना है वो मैं इस कॉपी पे करूँगा, ना कि इस वेरिएबल पे। तो इससे ओरिजिनल वेरिएबल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कॉपी वेरिएबल पे चेंजेस करेंगे तो आउटपुट भी मिल जाएगा, कोई वहाँ पे टेंशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अपना जो वीक 3 है वो एंड होता है। हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन चीज़ देखी, वीक 3 वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो चलते हैं हम लोग आगे वीक 4 पे। तो व्हाट इज़ वीक 4? वीक 4 में अपने पास क्या है, सम कंपटीशन नीड एवरी कार्ड कंपेयर्ड अगेंस्ट एवरी कार्ड, पिकिंग अ स्टूडेंट पार्टनर। ओके, तो बेसिकली वीक 4 में हमें क्या देखना है, बिनिंग। बिनिंग क्या होता है वो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि मान लो आपको क्या करना है, आपको एक क्लास में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि आपको एक क्लास में जिसमें 5 स्टूडेंट थे, आपको क्या करना है, इन 5 स्टूडेंट के लिए स्टडी पार्टनर्स बनाने हैं और बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट 1 को उठाओगे, उसको चेक करोगे क्या ये स्टूडेंट 2 के साथ कंपैटिबल है, क्या ये 3 के साथ है, क्या ये 4 के साथ है, क्या ये 5 के साथ है। फिर आप इस स्टूडेंट को उठाओगे, इसको आप बाकी 3 स्टूडेंट से कंपेयर करोगे। फिर इस स्टूडेंट को उठाओगे, इसको बाकी 3 स्टूडेंट से कंपेयर करोगे, बाकी हर एक स्टूडेंट से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कंपैरिजंस हो रहे हैं। अब जब भी कंप्यूटेशन में हम बात करते हैं वहाँ पे कंपैरिजंस जो हैं, जब तक मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो छोटे हैं तब तक तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपने पास बहुत ज़्यादा इनपुट्स हो जाए वहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? तो इन कंपैरिजंस को हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। अब आपने क्या कहते हैं अपने क्वालिफायर के क्वेश्चन में कुछ जगह देखा होगा बिनिंग के क्वेश्चन है। तो देखो बिनिंग क्या होती है वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है? तो पहले देखते हैं। काउंटिंग ऑल पेयर कंपैरिजंस, अगर मेरे पास 5 अपने पास एलिमेंट हैं और उनमें मुझे पाँचों को एक दूसरे से करना है कंपेयर। तो अगर देखो मेरे पास 5 एलिमेंट्स है ए से लेके ई तक, तो ए किससे कंपेयर होगा, बी सी डी ई, 4 से कंपेयर। बी किससे कंपेयर होगा, सी डी ई। अब बी खुद से तो होगा नहीं, ए से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए ने बी के साथ ऑलरेडी कर लिया। फिर सी किससे होगा, डी और ई से। और डी किससे होगा, ई से। तो टोटल कंपैरिजन कितने बने, 4 3 7 2 9 1 10। टोटल कंपैरिजन कितने बने, 10। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पे टोटल कंपैरिजंस को कैलकुलेट करने का, अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये क्या होता है अपना द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अब आपको फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फॉर्मूला को नोट करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं आता है क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं अगर वो बिनिंग से आता है। तो देखो अब पहले हम ये देखते हैं कि अभी देखो हम लोग ने अभी 5 ऑब्जेक्ट के लिए देखा तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 10। लेकिन मान लो 100 अपने पास एलिमेंट हो तो वहाँ पे देखो 5000 कंपैरिजन। अगर 1000 हो तो 5 लाख कंपैरिजंस ऑलमोस्ट। तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक कर्व है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो कंपैरिजंस है वो बढ़ने लगते हैं। तो इन कंपैरिजंस को हमें क्या करना होता है, इन कंपैरिजंस को मुझे रिड्यूस करना होता है। तो आइडिया ये है कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे अपने पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने 3 ऑफ 3 में डिवाइड कर दिया। अब इस वाले देखो अपने पास ये 9 ऑब्जेक्ट्स क्या थे, एक प्रॉपर उसमें होंगे, तो मान लेते हैं ये थे टेबल 1 में।
टेबल 1 में बेस्ड ऑन सम कंडीशन मैं इसमें जो ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं अलग अलग बिन में डालूंगा। तो मान लो मैंने बनाया बिन 1, मैंने एक बनाया बिन 2 एंड एक मैंने बनाया बिन 3। तो जो बिन 1 है उसमें मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट आएंगे जो कि एक प्रॉपर्टी शेयर करते हो, फिर जो बिन 2 है उसमें कुछ आएंगे, फिर जो बिन 3 है उसमें कुछ आएंगे। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, इन 9 ऑब्जेक्ट्स को बिन्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर अपने पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने आ रहे हैं, 9 इंटू 9 माइनस 1 8 अपॉन 2, जो कि कितना आएगा 36 कंपेरिजन्स, 36 कंपेरिजन्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 बिन बना लूँ, 3 बिन बना लूँ और इस एक पर्टिकुलर बिन में देखूँ कितने कंपेरिजन हो गए, 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2, तो ये कितना हुआ 3 कंपेरिजन। तो इस बिन में होंगे 3 कंपेरिजन, इस बिन में होंगे 3 कंपेरिजन एंड इस बिन में होंगे 3 कंपेरिजन। तो टोटल कंपेरिजन कितने हो गए, 3 + 3 6 + 3 9। तो देखो यहाँ पे आए थे 36 कंपेरिजन, यहाँ पे आ रहे हैं 9 कंपेरिजन। इसीलिए जो बिनिंग है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो जाता है, वो एक क्या कहते हैं, अच्छा प्रोसेस होता है कि हम लोग अपने नंबर ऑफ कंपेरिजन्स को रिड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ बिनिंग इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस, हाउ बिनिंग आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो एग्जाम्स में कैसे बिनिंग आस्क होता है ये देखो। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि आपके पास एक पूरी टेबल 1 रहेगी, आपके पास एक पूरी टेबल 1 रहेगी, यानी कि एक पूरा डेटा सेट रहेगा। अब उसमें ये कंडीशंस लगाता है काफ़ी सारी कि इफ़ ये कंडीशन हो, इफ़ ये कंडीशन हो कुछ, इफ़ ये कंडीशन हो, यानी कि अगर इस कंडीशन से आप ट्रू कर गए तो आप इसको ये बोलेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा मूव एक्स टू टेबल 2। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मूव एक्स टू टेबल 3। अगर ये कंडीशन हो गई तो मूव एक्स टू टेबल 4। तो अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट करता है अपना कार्ड एक्स, तो वो टेबल 2 में चला गया, यानी वो कौन से बिन में चला गया, T2 बिन में। अब अगर वो ये वाली कंडीशन ट्रू कर ले तो वो कौन से बिन में चला गया, T3 बिन में। एंड अगर वो ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट कर ले तो कौन से उसमें बिन में चला गया, वो T4 बिन में। सो इस तरीके से बिनिंग जो है वो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशन हम लोग यहाँ पे उसको अलग अलग बिन्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर बिनिंग का क्वेश्चन आता है तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बिनिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी वहाँ पे दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको फॉर्मूला देखने हो कि कंपैरिजंस नो बिनिंग में इतने होते हैं, बिनिंग के साथ मेरे पास कितने कंपैरिजन होते हैं, तो इन फॉर्मूला को अगर आप लोग देखना हो तो देख सकते हो, बट फॉर्मूलाज पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है डूइंग 2 आइट्रेशंस, डूइंग 2 आइट्रेशंस। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग 2 आइट्रेशन को लगातार परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अपने पास सबसे पहला पैटर्न आता है जो कि होता है वन आफ्टर अनदर, कि मैं पहले एक आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ फिर मैं दूसरा आइट्रेशन परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रन वन लूप टू बिल्ड एन एक्यूमुलेटर, एक एक्यूमुलेटर बनाएंगे, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स समथिंग अक्रॉस द होल पाइल। तो अगर यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल ये था, ठीक है, एग्जाम्पल ये था कि हम क्या करेंगे, एक मुझे ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अबव एवरेज मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। तो आपने एक वाइल लूप बनाया जो कि क्या कैलकुलेट करेगा, जो कि मुझे मदद करेगा कैलकुलेट करने में एवरेज को। तो जितने भी मेरे पास स्टूडेंट हैं उन सबके मार्क्स को मैंने कहाँ पे कर दिया, सम में। उन सबके मार्क्स को मैंने सम कहाँ पे कर दिया, सम में। और फिर मैं यहाँ पे एवरेज में क्या कर दे रहा हूँ, सम बाय काउंट। तो ये जो सम वेरिएबल है ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर, कि मैं इसमें वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ऐड करते हुए जा रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय काउंट कर दूंगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट वाइल लूप है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक एक कार्ड को उठाएगा और चेक करेगा कि क्या इसके मार्क्स आर ग्रेटर देन एवरेज, और फिर ये क्या कर देगा, उसका नाम प्रिंट कर देगा या फिर उस स्टूडेंट को काउंट कर लेगा, ठीक है। कंफ्यूज हो तो ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, कि आपने उस स्टूडेंट को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, उस स्टूडेंट को आपने काउंट कर लिया। तो ये अपना बेसिकली क्या हो गया, डूइंग आइट्रेशन वन आफ्टर अनदर। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती भी नहीं है, ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। दिस इज एन ईजी वन, यहाँ पे किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिस पे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि है वन नेस्टेड विद इन अनदर, यानी कि यूजिंग यूजिंग अ लूप इनसाइड अ लूप। अब यहाँ पे नेस्टेड लूपिंग आ गई। यू नीड टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स। हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे कभी भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हो, वहाँ पे हम लोग इस क्या कहते हैं, नेस्टेड आइट्रेशंस को देख रहे होते हैं, नेस्टेड लूपिंग को देख रहे होते हैं। अगर मुझे चेक करना है, चेकिंग वेदर टू स्टूडेंट शेयर अ सेम बर्थडे, दैट दिस इज मोर एक्सपेंसिव, इट्स एग्जैक्टली ऑल पेयर कंपैरिजन फ्रॉम द अर्लियर वीक। सो
सो बिनिंग इज वर्थ कंसिडरिंग इफ द पाइल इज लार्ज। तो देखो अब कैसे मैं चेक करूं कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे अपने बर्थडेज को, जो अपने स्टूडेंट हैं सेम बर्थडे शेयर कर रहे हो। तो मुझे क्या करना हो, एक स्टूडेंट को उठाया उसको हर एक स्टूडेंट से कंपेयर किया, एक स्टूडेंट को उठाया उसको हर एक स्टूडेंट से कंपेयर किया। तो इस तरीके से जहाँ पे भी मुझे इन दोनों स्टूडेंट की डेट सेम मिल गई तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन जो नेस्टेड लूप है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। नेस्टेड लूप क्या है, कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। तो while pile 1 has more card, pick a card x from pile 1, move x to pile 2। ऐसे कर करके यहाँ पे ये यहाँ पे भी ये पाइल 1 ही होता है, ठीक है, ये पाइल 1 ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक कार्ड को हम लोग पिक करते हैं, एक एक कार्ड को पिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास मान लो स्टूडेंट है ए बी सी डी ई। कैसे काम करेगा, पाइल 1 ने क्या किया, कार्ड ए को पिक किया, कार्ड ए को पिक किया, उसको पाइल 2 में मूव कर दिया, यानी पाइल 1 से वो कार्ड चला गया। अब वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड, तो पाइल 1 में ये 4 कार्ड प्रेजेंट है। तो बाहर वाला लूप देखो, बाहर वाला लूप हमेशा धीरे चलता है, अंदर वाला लूप हमेशा तेज चलता है। तो बाहर वाले लूप ने अभी ए को पिक कर रखा है। तो वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड, पिकअप कार्ड वाई फ्रॉम पाइल 1, ये भी 1 है, पिक अ कार्ड वाई फ्रॉम पाइल 1, मूव वाई टू पाइल 4, इसको कर दो मूव वाई टू पाइल 3। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर है, मूव इसको यहाँ कर दो। तो देखो ये मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड। तो देखो पाइल 1 में अभी 4 कार्ड प्रेजेंट है, पिक करते हैं हम लोग एक कार्ड को। तो हमने कौन सा पिक किया, बी को पिक किया, और इसको हमने मूव कर दिया पाइल 3 में। तो मान लो यहाँ पे था मेरा पाइल 3, इसमें मैंने डाल दिया बी। ठीक है, तो अब देखो मूव वाई टू पाइल 3। अब इफ एक्स डॉट मंथ इज इक्वल्स टू वाई डॉट मंथ एंड एक्स डॉट डे इज इक्वल्स टू वाई डॉट डे, यानी कि अगर ये वाले कार्ड जो कि एक्स क्या था अपना, पहले वाले वाइल ने जो पिक किया था वो क्या था, ए, अगर ए और बी इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है तो यहाँ पे प्रिंट को आप छोड़ दो, हम बेसिकली इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, हम बेसिकली इसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो अगर ए और बी की डेट सेम हुई तो उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर नहीं सेम हुई तो उसको नहीं करेंगे। अब देखो कैसे कंपैरिजन होने वाला है, अंदर वाला वाइल लूप नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा। देखो अभी बाहर वाला लूप ए पे ही फिक्स्ड है, अब अंदर वाला लूप क्या करेगा, सी को उठाएगा, उस सी को ये कहाँ पे डाल देगा, पाइल 3 में। अब ए और सी को कंपेयर किया, ठीक है, फिर इसने क्या किया, सी को उठाया, इसको सी को उठा के तो पाइल 3 में डाल दिया था। अब नेक्स्ट किसको उठाएगा, डी को उठाया, पाइल 3 में डाला, डी और ए को कंपेयर किया। फिर इसने ई को उठाया, ई को पाइल 3 में डाला एंड ए और ई को कंपेयर किया। अब जब मेरा वाइल 1, ये जो अंदर वाला लूप है कि पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड, ठीक है, ये पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड, तो क्या यहाँ पे पाइल 1 में कोई कार्ड बचा, नहीं बचा। तो क्या होगा, ये वाइल लूप एंड हो जाएगा, ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। जब ये अंदर वाला वाइल लूप एंड होगा, यहाँ पे बेसिकली एक और लाइन होती है जो कि क्वेश्चंस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होगी, मूव ऑल कार्ड्स फ्रॉम पाइल 3 टू पाइल 1, कि पाइल 3 से पाइल 1 में आप सारे कार्ड्स को डाल दो। तो वहाँ पे पाइल 1 में अब कौन से कार्ड आ जाएंगे, बी सी डी और ई, ये वाले सारे कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो मेरा बाहर वाला लूप है, क्योंकि मैं इसके एंड पे आया, अब बाहर वाला लूप नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा, वो किसको चेक करेगा, वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड। तो देखो पाइल 1 पे अभी ये 4 कार्ड्स बचे हैं, पहले उसने ए को ले रखा था, अब पाइल 1 में 4 कार्ड्स बचे हैं, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। अब इसने किसको पिक किया, बी को पिक किया, बी को इसने जैसे ही पिक किया, मूव एक्स वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड, पिक अ कार्ड वाई फ्रॉम पाइल 1। तो अंदर वाला लूप किसको पिक करेगा, सी को पिक करेगा, फिर डी को पिक करेगा, फिर ई को पिक करेगा। तो देखो बी को कंपेयर किया सी से, बी को कंपेयर किया डी से एंड बी को कंपेयर किया ई से। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिनकी सेम हो रही होगी वहाँ पे काउंट करके वापस से क्या करेगा, वाइल लूप खत्म हुआ। तो यहाँ पे देखो इन सारे कार्ड चले गए होंगे। अब क्या होंगे, हम लोग पाइल 3 से पाइल 1 में वापस से इसको भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी और ई। अब बाहर वाला लूप फिर से आइट्रेशन करेगा और ये किसको पिक कर लेगा, सी को पिक कर लेगा। अब यहाँ पे सी को डी और ई से कंपेयर करेगा। सो इस तरीके से जो नेस्टेड आइट्रेशन है वो चल रही होती है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेंज करेगी एज पर योर क्वेश्चन। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी कंडीशन चेंज कर रही होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर वीक 1 to 4 वन शॉट। हम लोगों ने पूरा वीक 1 to 4 एक वन शॉट में कवर कर लिया, जहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट से लाइक जैसे टफ कॉन्सेप्ट अपने हो गए, कुछ लोगों को प्रोसीजर टफ लगता है, कुछ लोगों को 3 प्राइस प्रॉब्लम टफ लगता है, कुछ को क्या कहते हैं ये नेस्टेड प्रॉब्लम टफ लगता है, जो कि थोड़ा सा है भी टफ, बट
आई होप आप लोगों को इस वीडियो के बाद चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने पे। तो ये यहाँ पे अपने पास सबसे लेटेस्ट वाले जो आपके क्वालिफायर एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज थे, मतलब जो अभी आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगर आपने वाला एग्जाम दिया था तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ की थी, कहाँ पे आपको गलतियाँ अब नहीं करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमें ये बताना है कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा। फिर वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज, यानी कि हर एक रो को हम देखेंगे अपने स्कोर्स टेबल में से, वर्ड्स टेबल में से हर एक हम लोग वर्ड को देखने वाले हैं। फ्लैग वन फॉल्स, फ्लैग टू फॉल्स। उस वर्ड के लिए देखो, अगर वाइल लूप के अंदर से अपने फ्लैग्स इनिशियलाइज्ड है तो यानी ये उस हर एक वर्ड के लिए फ्लैग इनिशियलाइज होंगे। तो पहले एक वर्ड के लिए फ्लैग वन इनिशियलाइज हुआ फॉल्स एंड फ्लैग टू इनिशियलाइज हुआ फॉल्स, ऐसे हर एक वर्ड के लिए होंगे, ठीक है। तो एक वर्ड आया उसके लिए फ्लैग वन और फ्लैग टू मेरे इनिशियलाइज हो गए। फिर उसके बाद रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, हम लोग ने क्या किया, एक वर्ड को रीड किया। अब देखो, इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू नाउन, यानी कि अगर जो अपने पास वर्ड आया है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इफ क्या बोलता है, इफ एक्स डॉट लेटर काउंट इज लेस देन इज इक्वल्स टू फोर, यानी कि अगर वहाँ पे कि अगर उसका लेटर काउंट लेस देन इज इक्वल्स टू फोर हो तो हम लोग फ्लैग टू को ट्रू कर देंगे। फ्लैग वन ट्रू हो रहा है अगर वो वर्ड नाउन हो, फ्लैग टू ट्रू हो रहा है अगर उसका वर्ड लेंथ कितना हो, यानी कि उसका लेटर काउंट कितना हो, फोर हो या फिर उससे कम हो। फिर हम लोग यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि इफ फ्लैग वन एंड फ्लैग टू, यानी कि फ्लैग वन भी ट्रू हो एंड फ्लैग टू भी ट्रू हो। फ्लैग टू ट्रू हो रहा है लेस देन इज इक्वल्स टू फोर पे, फ्लैग वन ट्रू हो रहा है नाउन पे। तो यहाँ पे फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों कब ट्रू होंगे, जब एक वर्ड नाउन भी होगा एंड उसका लेटर काउंट लेस देन इज इक्वल्स टू फोर भी होगा। और दोनों के ट्रू होने पे हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो काउंट में बेसिकली क्या आ रहा है, वो वाले वर्ड्स आ रहे हैं जिनके लिए फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों क्या है, ट्रू हैं। अब अगर फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों ट्रू हैं यानी कि वो वर्ड क्या है, एक नाउन है एंड उसका लेटर काउंट क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू फोर। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ वर्ड विच आर नाउन्स एंड हैव एटमोस्ट फोर लेटर्स। एटमोस्ट फोर लेटर्स का मतलब कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू फोर। तो नंबर ऑफ वर्ड विच आर नाउन एंड हैव एटमोस्ट फोर लेटर्स, ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ वर्ड विच आर ईदर नॉट नाउन्स, तो वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया। नंबर ऑफ वर्ड विच आर ईदर नाउन्स और हैव फोर लेटर्स और बोथ, तो ये गलत हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों ट्रू होने चाहिए ना कि एक। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड विच आर नाउन एंड हैव एटलीस्ट फोर, एटलीस्ट फोर का मतलब होता है लेस देन, क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। एटमोस्ट फोर का मतलब होता है लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन की तरफ। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है, द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग लाइब्रेरी डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमें बताना है कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, काउंट रिप्रेजेंट हमें कुछ और, हाँ ओके। तो काउंट को हमने जीरो इनिशियलाइज कर लिया। फिर यहाँ पे चलता है अपना वाइल लूप, यहाँ पे चलता है अपना वाइल लूप, वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बुक को बाकी बुक से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बुक को पिक किया, अंदर वाला लूप क्या करेगा, उस बुक को हर एक बाकी बुक से कंपेयर करने वाला है। तो एक बुक को बाहर वाले लूप ने पिक किया, अंदर वाले लूप ने क्या किया, जितनी बुक्स बची थी उनसे कंपेयर करेगा। तो वाई टेबल वन एज मोर रोज इज द फर्स्ट एक्स इन टेबल वन। अब वो क्या करेगा, इफ वेरीफाई पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि जो बुक हमने इधर पिक करी थी जिससे मुझे सबको कंपेयर करना है, और जो बुक से हम कंपेयर कर रहे हैं यानी कि एक्स को हम बाकी हर एक बुक से कंपेयर करेंगे यूजिंग द प्रोसीजर वेरीफाई पेयर के पास आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक पेयर ऑफ बुक्स लेगा, पेयर ऑफ बुक्स मतलब ये दो बुक लेगा। अब अगर x डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू वाई डॉट ऑथर, यानी कि दोनों के ऑथर सेम थे, एंड x डॉट लैंग्वेज इज नॉट इज इक्वल्स टू वाई डॉट लैंग्वेज, यानी दोनों की लैंग्वेज क्या थी, अलग थी। सेम ऑथर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अगर मेरे पास एक ऐसा पेयर ऑफ बुक आता है जिसमें ऑथर सेम है एंड लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू आया एंड हमने उस पेयर को काउंट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या होगा, काउंट उन पेयर्स को काउंट करेगा जिन पेयर में ऑथर सेम हो लेकिन जो उनकी लैंग्वेज हो बुक की वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक पेयर्स दैट हैव डिफरेंट ऑथर, काट दो ऑप्शन, डिफरेंट ऑथर इसको भी काट दो। फिर नंबर ऑफ बुक पेयर दैट हैव सेम ऑथर बट आर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ बुक पेयर दैट हैव सेम ऑथर बट आर इन सेम लैंग्वेज, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Following pseudocode is executed using the words dataset. At the end of the execution, count stores the number of pair of adverb such that both adverb
such that both adverb have either same letter count or both end with full stop. तो हमसे कह रहा है कि at the end of the execution, तो अपने पास यहाँ पे एक सूडो कोड है जिसमें क्या हो रहा है, at the end of the execution काउंट स्टोर कर रहा है उन पेयर ऑफ एडवर्ब को स्टोर कर रहा है, सच दैट बोथ एडवर्ब हैव ईदर द सेम लेटर काउंट, या तो उनका लेटर काउंट सेम हो, और बोथ एंड विद फुल स्टॉप, या तो दोनों क्या हो रहे हो, फुल स्टॉप से एंड हो रहे हो। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू 0, एक वर्ड को हमने यहाँ पे रीड किया, ठीक है, फिर उसके बाद मूव एक्स टू इतना, फिर यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे, वो हमें देखना है यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है। तो देखो हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, एडवर्ब से करेंगे, कंपैरिजन हम लोग एडवर्ब से करेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो एक्स जो वर्ड हम उठा रहे हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो एडवर्ब, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, एडवर्ब। एंड यहाँ पे जो ये वर्ड है, जब जिस वाई वर्ड से मैं कंपेयर करने वाला हूँ वो उससे देखेंगे तो ये वाई वर्ड भी क्या हो, एडवर्ब हो। ये मुझे लग रहा है, अभी ऑप्शन को देखते हैं उससे हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास दोनों पेयर क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, दोनों वर्ड एडवर्ब हो गए, एंड दोनों का लेटर काउंट अगर सेम हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट को +1 कर रहे हैं, यानी वो दोनों एडवर्ब थे एंड उनका लेटर काउंट सेम था तो हमने +1 किया। एल्स वाले पार्ट में यानी उनका लेटर काउंट क्या हो गया, डिफरेंट। इफ बोथ क्या कहते हैं यहाँ पे, एडवर्ब हैव ईदर द सेम लेटर काउंट और बोथ एंड विद फुल स्टॉप, यानी कि अगर उनका या तो लेटर काउंट सेम हो, या फिर कि अगर लेटर काउंट सेम नहीं है तो यहाँ वाली कंडीशन क्या होगी, बोथ एंड विद फुल स्टॉप, बोथ एंड विद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो, स्टेटमेंट 2 एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू वाई डॉट स्पीच, तो ये भी अपना करेक्ट है। क्यों, अगर मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो, तो अगर एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच मुझे पहले एडवर्ब मिल गई, उसके बाद मैं जिस वर्ड से कंपेयर करने जा रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच अगर वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच के बराबर है, तो एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, एडवर्ब भी था। तो अगर ये एडवर्ब है तो वाई डॉट पार्ट स्पीच भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। और अगर दोनों बराबर हो गए यानी दोनों एडवर्ब हैं, और फिर मैं देख रहा हूँ कि उनका लेटर काउंट एंड ऑल क्या है। फिर स्टेटमेंट 3 इफ एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड एंड द फुल स्टॉप, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे बोला है एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू वाई डॉट पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखो ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, जब भी हम लोग कोड करते हैं ना, जब भी हम लोग कोड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब भी जिस भी लाइन में हम लोग वेरिएबल्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, तो उस वेरिएबल का इस लाइन से पहले एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। क्या इस लाइन से पहले मुझे कहीं पे वाई दिखा, नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे वाई को यूज़ कर सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच अगर एडवर्ब हो तो आगे बढ़ो, फिर उसके बाद एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड अगर एंड विद फुल स्टॉप हो। तो यहाँ देखो, अगर मेरे पास एक्स डॉट एक्स क्या था, एक एडवर्ब था, यहाँ पे उसने बोला कि हम कंडीशन लगा दें कि एक्स और वाई फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं, तो मान लो वाई एक एडवर्ब नहीं था, लेकिन दोनों फुल स्टॉप से एंड हो रहे थे और दोनों का लेटर काउंट भी सेम था, तो भी हम लोग ने काउंट कर लिया। लेकिन हमें तब काउंट नहीं करना है, हमें केवल पे एडवर्ब के पेयर को काउंट करना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में एक्स डॉट वर्ड एंड वाई डॉट वर्ड एंड विद अ फुल स्टॉप, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे आप वाई कहाँ से यूज़ कर रहे हो, जब इस लाइन से पहले कहीं पे भी वाई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट इन कॉलम 2। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। देखो मैंने आपको बताया था कि सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है, असाइनमेंट, डबल इक्वल्स टू क्या होता है, अपना इक्वालिटी। तो 3 सिंगल इक्वल्स 3, क्या मैं 3 में 3 को स्टोर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनवैलिड, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होना चाहिए था, तो ए क्या हो जाएगा अपना इनवैलिड एक्सप्रेशन, ए क्या हो गया अपना इनवैलिड। 3 डबल इक्वल्स टू 3 सही है, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू, 3 और 3 बराबर हैं। और 2 ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है, फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स, तो दोनों में क्या होना चाहिए, एक भी ट्रू होना चाहिए, तो और हमें क्या रिटर्न देता है, ट्रू रिटर्न देता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन। फिर 2 नॉट इज इक्वल्स टू 2, अब देखो ये क्या होता है इक्वालिटी, तो ये क्या होता है मेरे पास एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, ये होता है नॉट इज इक्वल्स टू। तो 2 नॉट इज इक्वल्स टू 2, क्या 2 2 के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, 2 तो 2 के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। 2 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या देता है हमें, फॉल्स ही देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर 3, अब देखो फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला यहाँ पे कि 3 प्लस, अब देखो जब भी मेरे पास ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट्स हो, ये हमें क्या बताते हैं कि ये कैरेक्टर है, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, उसके अंदर नंबर भी लिखा हो, लेकिन अगर वो सिंगल कोट्स के अंदर है
तो क्या है वो एक कैरेक्टर है। तो क्या मैं एक नंबर और कैरेक्टर को ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा? इनवैलिड एक्सप्रेशन। 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, 2 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इज इक्वल टू है, तभी ये क्या हो गया? 2। 2 ग्रेटर देन 2 क्या होता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा 3 2 1 3, 3 2 1 3 एंड 2, 3 2 1 3 2, तो 3 2 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग सोर्स डेटा सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, वाइल लूप हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को हम लोग देखेंगे, हर एक स्टूडेंट को देखेंगे। उस स्टूडेंट के लिए हमने फ्लैग सेट कर दिया फॉल्स पे, हमने फ्लैग सेट कर दिया फॉल्स पे। इफ एक्स डॉट जेंडर क्या हो? एम, यानी कि वो स्टूडेंट क्या हो? मेल हो, एंड उसके टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। अगर एक स्टूडेंट का जेंडर क्या है? मेल है, एंड उसके मार्क्स टोटल क्या है? ग्रेटर देन है 250, तो हम लोग फ्लैग को क्या कर दे रहे हैं? ट्रू। तो हम लोग फ्लैग को कर दे रहे हैं ट्रू। इफ नॉट फ्लैग, नॉट क्या करता है? मेरे सिंबल को रिवर्स कर देता है, बूलियन सिंबल को, यानी कि अगर फ्लैग की वैल्यू होगी फॉल्स, तो ये नॉट इसको क्या बना देगा? ट्रू बना देगा, और हम लोग इस इफ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस इफ के अंदर आने के बाद क्या होता है। इस इफ के अंदर आने पे a इज इक्वल टू a प्लस 1। ओके, तो यानी कि जिस भी स्टूडेंट के लिए कोई एक स्टूडेंट आया, अगर उस स्टूडेंट के लिए ये फ्लैग की वैल्यू क्या रही? फॉल्स रही। फ्लैग की वैल्यू क्या रही? फॉल्स रही, फॉल्स रही। तो ये नॉट इसको क्या बना देगा? ट्रू, और हम लोग इस वाले इफ के अंदर आ गए। इस वाले इफ के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया? ए को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी उस स्टूडेंट को मैंने काउंट कर दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250, तो मैं क्या कर रहा हूँ? बी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या? देखो, ए ट्रू कब हो रहा है? हमें पहले ये देखना होगा ए ट्रू कब हो रहा है। ए ट्रू हो रहा है अगर मेरे पास कोई भी मेल स्टूडेंट आए जिसके मार्क्स क्या हो? ग्रेटर देन 250 हो। अगर कोई भी मेल स्टूडेंट आए जिसके मार्क्स विद टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 250, अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट आता है उसके लिए फ्लैग हो जाएगा ट्रू, एंड वो इस इफ में नहीं जाएगा और वो ए में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी फीमेल स्टूडेंट आ जाए, कोई भी फीमेल, उसके मार्क्स मैटर नहीं करते, तो वो इस कंडीशन को क्या कर देगी? फॉल्स कर देगी, क्योंकि यहाँ क्या है? केवल मेल जिसके टोटल मार्क्स 250 से ज़्यादा हो। अगर जेंडर मेल नहीं है यानी कि फीमेल है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड बीच में क्या लगा है? एंड, तो हम लोग की ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी फीमेल आती है तो हम लोग उन फीमेल को ए में काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या होगा। अगर मेरे पास ऐसा मेल आता है जिसके मार्क्स क्या हो? लेस देन इज इक्वल टू 250 हो, जिसके मार्क्स 250 से क्या हो? कम हो, 250 हो या फिर उससे कम हो, तो भी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेटर देन 250, तो यानी कि इसके अपोजिट क्या होगा? लेस देन इज इक्वल टू 250। तो जितनी भी फीमेल्स हैं एंड जितने भी मेल्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 250, ऑल फीमेल्स प्लस मेल्स लेस देन इज इक्वल टू 250 मार्क्स, उनको हम कहाँ पे काउंट कर रहे हैं? ए में। उनको हम कहाँ पे काउंट कर रहे हैं? ए में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से ज़रा, ए में हमने इन सबको काउंट कर लिया। यहाँ पे हम एक कंडीशन देख रहे हैं, इफ एक्स डॉट टोटल इज ग्रेटर देन 250, देन हम लोग बी में काउंट करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इस वाले इफ के अंदर आएगा, इफ वाले इफ के अंदर कौन आएगा? इस वाले इफ के अंदर इसमें आएगा फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स हैं सारी, एंड मेल्स जिनके मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 250 हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर एक्स डॉट टोटल ग्रेटर देन 250 हो, क्या कोई भी ऐसा मेल होगा इनमें से जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 250 हो? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो वो ग्रेटर देन 250 वाली कंडीशन कौन सी फीमेल्स फुलफिल कर रही होंगी? फीमेल्स जिनके मार्क्स क्या हो? ग्रेटर देन 250 हो, उनको मैं कहाँ पे काउंट कर रहा हूँ? बी में। तो ए में क्या आ जाएगा? ए में ऑल द फीमेल्स प्लस मेल्स जिनके मार्क्स क्या हो? लेस देन इज इक्वल टू 250, एंड बी में क्या आ जाएगा? फीमेल्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 250। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर एटमोस्ट, नहीं, तो ए तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कहते हैं? ऑल फीमेल प्लस मेल स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 250। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। यस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को नहीं कर रहा। इन द सेकेंड इफ not from if condition, then A represents the number of male if we remove the student are less than 250। तो ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो वो उसके हिसाब से देख लेना कि वो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है नहीं। ये इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ऑप्शन अलग से लिख गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि द फॉलोइंग pseudocode is executed using the shopping bills data set. At the end of the execution, A captures the highest price. A क्या कैप्चर कर रहा है? हाईएस्ट प्राइस को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। A captures the highest price across all items purchased from Big Bazaar. Okay, but the pseudocode may have mistake. Identify one or more lines. आइडेंटिफाई ऑल सच लाइन्स, ठीक है। हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एरर हो रहा है। हमसे कह रहा है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाईएस्ट प्राइस अक्रॉस ऑल आइटम परचेजेस। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। तो पहली लाइन क्या है? ए इज इक्वल्स टू, ओके, तो देखो यहीं पे अपना क्या हो गया? गलत हो गया। ए क्या है? ए यहाँ पे क्या बोला है कि इतना होना चाहिए वैल्यू, लेकिन हमें पता है जब भी हम मैक्स को फाइंड करते हैं तब मेरा मैक्स कहाँ पे सेट होना चाहिए? 0 पे सेट होना चाहिए। यहाँ पे ए जो है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू पे सेट है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहली लाइन में मुझे एरर मिल गया है, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो उनका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उसमें ए क्या था? उसमें ए क्या था? 100 था, और उसमें लीस्ट प्राइस शायद से पूछा था, मिनिमम पूछा था शायद से। तो मुझे पता है वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्योंकि देखो वो वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है? क्वेश्चंस में चेंज किया है, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे इधर उधर से हल्का फुल्का सा चेंज मिलेगा, ताकि थोड़ा तो वो रहे ना, क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे लेकिन हल्का सा चेंज मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चला वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा? वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन। यानी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक करके हर कार्ड को देखेंगे। अगर उस कार्ड का शॉप नेम क्या हो? बिग बाजार, यानी अगर वो बिल क्या हो? बिग बाजार से हो, तो हम क्या करेंगे? टेम्प इज इक्वल्स टू फाइंड आइटम ऑफ एक्स। हम क्या करने वाले? टेम्प इज इक्वल्स टू फाइंड आइटम ऑफ एक्स। तो फाइंड आइटम प्रोसीजर में चलते हैं। फाइंड आइटम क्या करेगा? फाइंड आइटम एक बिल को एज इनपुट लेता है, उस बिल के लिए मैक्स प्राइस को सेट करेगा 0 पे, मैक्स प्राइस को सेट करेगा 0 पे, और फिर एक वाइल लूप चलाता है। वाइल क्या कार्ड वाई हैज़ मोर आइटम, यानी कि अब ये वाइल लूप उस कार्ड के आइटम्स पे चल रहा है, जितने भी आइटम उस कार्ड ने खरीदे होंगे। ये क्या करेगा? एक आइटम को अपने कार्ड से खरीदेगा, एक आइटम को अपने कार्ड से लेगा, एक एक आइटम को। अगर मैक्स प्राइस इज ग्रेटर देन जेड डॉट प्राइस, अगर z डॉट प्राइस इज लेस देन मैक्स प्राइस, क्या ये अपनी कंडीशन होती है? अपनी कंडीशन क्या होती थी? x डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स। यहाँ पे क्या है? मैक्स ग्रेटर देन z प्राइस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था मैक्स के लिए? कि z प्राइस ग्रेटर देन मैक्स प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है नेक्स्ट एरर, ठीक है। मैक्स प्राइस इज इक्वल्स टू z प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरर मिला है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था? उल्टा होना चाहिए था, अगर हमें मैक्स प्राइस को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बिल आएगा, एक बिल आएगा, उस बिल में मैक्सिमम, उस बिल में कौन सा ऐसा आइटम था जो कि सबसे महंगा था? उस बिल में कौन सा आइटम ऐसा था जो कि सबसे महंगा था? उस वाले आइटम का प्राइस हम लोग सेंड कर देंगे कहाँ पे? जहाँ पे फाइंड आइटम यूज हुआ था, जो कि है इधर। तो एक बिल एक्स था, उस बिल एक्स के लिए मैंने टेम्प में क्या स्टोर कर दिया? मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया जो कि उस बिल एक्स में जो आइटम सबसे महंगा होगा उसका प्राइस। अब इफ टेम्प इज ग्रेटर देन ए, तो हम लोग ए में टेम्प को स्टोर कर दे रहे हैं। इफ टेम्प इज ग्रेटर देन ए, तो हम लोग ए को टेम्प में ए में टेम्प को स्टोर कर दे रहे हैं। तो ये सेम अपना लॉजिक है मैक्स का। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। तो मुझे एरर कहाँ पे मिला? एक मिला लाइन नंबर 1 में, एंड एक मिला लाइन नंबर 18 में, ठीक है। एक मिला लाइन नंबर 18 में, ठीक है। ये लाइन नंबर 18 है यहाँ पे कंडीशनल, ठीक है, एंड लाइन नंबर 1 में, ठीक है। थोड़ा सा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उससे इसमें चेंज है, ठीक है। मुझे पता है उसमें ए इज इक्वल टू 100 था, और वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों के डाउट में था। अगर मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, तो जो ए इज इक्वल टू 100 है और हमसे पूछा था लीस्ट प्राइस, तो देखो लीस्ट प्राइस में कंडीशन क्या होती है कि हर एक आइटम को हमें देखना होगा कि क्या वो ए से कम हो, तो हम ए को अपडेट कर देंगे। आपको ना ऊपर जाके डेटा सेट में देखना चाहिए था, वहाँ पे आपको एक ऐसा आइटम मिलेगा जिसका प्राइस लेस देन 100 होगा, तो वो आइटम ए में अपडेट हो जाएगा। तो अगर ए 100 भी था, तब भी वो लोएस्ट आइटम के प्राइस को कैप्चर कर रहा था। यहाँ पे 100 होने से आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसीलिए जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्या कहते हैं, करेक्ट नहीं माना गया था और आपके मार्क्स डिडक्ट हुए थे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? फॉलोइंग सूडोकोड एग्जीक्यूटेड यूजिंग द डेटा सेट सिमिलर टू वर्ड्स डेटा सेट। तो ये अपने पास डेटा सेट है, हमें क्या करना है? ओके, तो ये अपना सूडोकोड है, देखते हैं क्या होगा। हमें बताना है व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ काउंट बी एट द एंड ऑफ द सूडोकोड। अब हमें काउंट की वैल्यू बतानी है। तो काउंट इज इक्वल्स टू 0। फ्लैग हमने क्या सेट कर दिया है? ट्रू पे। फ्लैग हमने कहाँ पे सेट कर दिया है? ट्रू पे। फिर अपना आ जाते हैं हम लोग इधर वाइल लूप में। वाइल लूप एक एक करके सारे वर्ड को पिक करेगा इस डेटा सेट में से, ठीक है। फिर
इफ फ्लैग, फ्लैग क्या है, ट्रू, यानी कि जब मेरे पास पहला वर्ड आएगा उस पहले वर्ड के लिए भी फ्लैग ट्रू है, यानी कि हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर। इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एक्स डॉट वर्ड इज एस, यानी कि जो वर्ड मेरे पास आया उस वर्ड का पहला लेटर अगर एस हो, सेकेंड लेटर अगर पी हो, तो हम लोग काउंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास पहला लेटर क्या हो, एस हो, सेकेंड लेटर क्या हो, पी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम लोग फ्लैग को कर देंगे फॉल्स। जैसे ही मैंने इस पहले वर्ड को देखा, मैंने फ्लैग को कर दिया फॉल्स। अब यहाँ पे देखो फ्लैग ट्रू हो रहा है, लेकिन फ्लैग ट्रू कब हो रहा है, फ्लैग ट्रू हो रहा है इफ एक्स डॉट वर्ड एंड विद अ फुल स्टॉप, यानी कि जब हम लोग एक क्या कहते हैं, एक फुल स्टॉप से एंड वाले होने वर्ड पे आएंगे, यानी कि जब हम लोग आ जाएंगे एंड ऑफ सेंटेंस पे, जब हम लोग एक सेंटेंस के एंड पे होंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग को सेट कर देंगे ट्रू पे। यानी कि अब हम लोग इस वर्ड के क्या कहते हैं, इस सेंटेंस के एंड पे थे, फ्लैग ट्रू हो गया, यानी कि अब जो नेक्स्ट पहला वर्ड आएगा इस सेंटेंस का पहला वर्ड, उस वर्ड के लिए फ्लैग ट्रू है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हर एक सेंटेंस के पहले वर्ड को देखेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या उस पहले वर्ड का पहला लेटर एस है एंड सेकेंड लेटर पी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, पहला देखो क्या इस वर्ड का एस और पी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। क्या ये एस और पी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो हम लोग ने काउंट को क्या किया, इंक्रीमेंट, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ एस टी हो गया तो नहीं होगा। फिर आगे यहाँ पे देखो स्प्रिंग एस पी आ गया तो ये +1। फिर नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे द है, इस पे भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी होगा +1 क्योंकि एस पी आ गया। फिर उसके बाद अपना डेटा सेट खत्म हो गया, तो हमें यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिली, 3। सो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को हम कर रहे होंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये वाला जो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। मुझे बताना है ए क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा होगा। तो देखो ए इज इक्वल टू 0, while pile 1 has more card, read the top card x from pile 1, a is equals to a plus is in sequence। is in sequence क्या है, ये वाला प्रोसीजर, यानी कि is in sequence प्रोसीजर, यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा वो अपने a में ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि is in sequence क्या रिटर्न करता है। is in sequence रिटर्न करता है या तो 1 या तो 0। 1 रिटर्न कब करेगा, 1 रिटर्न करेगा अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसके केमिस्ट्री के मार्क्स आर ग्रेटर देन मैथमेटिक्स के मार्क्स, उसके केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है मैथमेटिक्स के मार्क्स, एंड फिजिक्स के मार्क्स आर लेस देन केमिस्ट्री के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स आर लेस देन केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, यानी कि उसके केमिस्ट्री के मार्क्स फिजिक्स से भी ज़्यादा थे, उसके मैथ के उसके जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो मैथ से भी ज़्यादा थे, केमिस्ट्री के मार्क्स फिजिक्स से ज़्यादा थे, केमिस्ट्री के मार्क्स मैथ से भी ज़्यादा थे, तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं 1। तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं 1, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू a+1। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आता है जिसके केमिस्ट्री के मार्क्स ना ज़्यादा हो मैथ से, या फिर उसके केमिस्ट्री के मार्क्स हाईएस्ट ना हो बेसिकली, तो क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू a+0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू a+1 क्या है, इंक्रीमेंट, यानी कि उस स्टूडेंट को हम काउंट कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू a+0 क्या है कि हम लोग उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे काउंट कब हो रहा है, काउंट हो रहा है तब जब मेरे पास क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट है उसने क्या किया हो, केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किया हो, तब मेरे पास वो स्टूडेंट काउंट हो जाएगा, और मेरे पास क्या होगा फिर अपना वो स्टूडेंट जो है काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, आंसर ए में ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स तो नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड लोएस्ट इन मैथमेटिक्स, तो लोएस्ट का तो हमें यहाँ पे कुछ कहा नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री अमंग द 3 सब्जेक्ट, ये अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स अमंग द 3 सब्जेक्ट, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू समथिंग प्रोसीजर इन द एग्जीक्यूटेड यूजिंग द ओलंपिक्स डेटा सेट, प्रोसीजर डू समथिंग एक्सेप्ट्स अ टेबल दैट कंटेन्स रोज ऑफ सेम प्लेयर ओनली। ठीक है, उसमें क्या है, अपने पास एक टेबल होगी जिसमें एक सेम प्लेयर की रो होगी, यानी कि उस प्लेयर के बारे में एक टेबल है कि इस प्लेयर ने इस साल में ये मेडल जीता, इस साल में ये मेडल जीता, इस साल में ये मेडल जीता, इस हिसाब से हर एक रो उस एक प्लेयर के बारे में। अज्यूम दैट द प्लेयर हैज़ वॉन एटलीस्ट 2 मेडल, प्लेयर ने कम से कम 2 मेडल तो जीत रखे हैं, एंड ओनली 1 मेडल इन अ ईयर, हर ईयर में एक ही मेडल हो सकता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B minus A represent the year gap between the first and the second medals won by the player। तो देखो यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि एक प्लेयर क्या कर रहा है, एक प्लेयर यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेडल तो स्कोर कर रहा है,
ठीक है, तो मान लेते हैं प्लेयर ने 5 मेडल स्कोर किए। हमें कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी माइनस ए क्या स्टोर करेगा कि ईयर गैप क्या है बिटवीन हिज फर्स्ट मेडल एंड द सेकंड मेडल, यानी कि जो मेडल उसने सबसे पहले जीता, यानी कि सबसे पुराने ईयर वाला मेडल, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ईयर क्या होगा, मिन होगा। ईयर क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे इन पांचों में से ईयर इस साल में क्या होगा, इस वाले मेडल में मिनिमम होगा। एंड इस वाले में क्या होगा, इस वाले में मिनिमम से अगला अगला मेडल उसने कब जीता, वो कि मिनिमम से बड़ा वाला कौन सा ईयर है, वो बाकी सबसे छोटा हो लेकिन मिनिमम से बड़ा हो, तो वो ये वाला ईयर होगा। तो यानी कि बी में क्या स्टोर हो रहा है, हमें देखो हमें क्या करना होता है, बिगर माइनस, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला ईयर बड़ा होगा, ये वाला ईयर छोटा होगा। तो ये ईयर क्या है, बी, एंड ये वाला ईयर क्या है, ए। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईयर गैप मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि ईयर गैप जो अपना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो देखो जब भी हम लोग मिनिमम फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तभी यहाँ पे ए और बी को देखो क्या वैल्यू दी गई है, 2030। 2026 तो अभी चल रहा है, 2030 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया उसके केस में। अब वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट ट्रैक्स ऑन टेबल वन, यानी एक एक करके हम उसके हर एक साल की अचीवमेंट को देख रहे होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम ईयर और उसको स्टोर करना है ए में। एंड मिनिमम से ज़्यादा ईयर एंड बाकी सबसे छोटा ईयर कहाँ पे, बी में। ठीक है, तो हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा। बी माइनस ए तो हम रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली हमें बी और ए की वैल्यू को स्टोर कराना है। ठीक है, अब देखो इफ जेड डॉट ईयर इज लेस देन ए, अगर मेरे पास ऐसा ईयर आता है, उस रो में ऐसा ईयर आता है जो कि ए से छोटा है, तो ए इज इक्वल्स टू जेड डॉट ईयर एंड बी इज इक्वल्स टू ए। तो ये तो अभी तक सही है, ए के लिए तो सही है कि ए में लोएस्ट ईयर ऐसे आ जाएगा। बी इज इक्वल्स टू ए क्यों किया है, देखते हैं ये क्यों किया है। अब इफ जेड डॉट ईयर इज ग्रेटर देन ए एंड जेड डॉट ईयर इज लेस देन बी, यानी कि एक ऐसा ईयर आता है जो कि ए से बड़ा है, जो कि ए से बड़ा है यानी कि लोएस्ट से तो बड़ा है, लेकिन जो है वो बी से छोटा है। बी में हमें क्या चाहिए, बी में हमें वो ईयर चाहिए जो कि एक से बड़ा हो, ए से बड़ा हो एंड बाकी सबसे छोटा हो। तो अगर एक ऐसा ईयर आया जो कि ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, यानी ये वाला ईयर होगा जो कि ए और बी के बीच में है, तो हम लोग बी को इस वाले ईयर पे इनिशियलाइज कर देंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी ईयर आता है, मान लो ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू कुछ थी अपने पास, बी की वैल्यू थी 12। ठीक है, अपने पास एक ईयर आया जो कि सबसे छोटा था, अपने पास ईयर आया 6, अपने पास ईयर आया 6। 6 जो है वो ए से कम है, 6 जो है वो ए से कम है। तो हमें क्या होगा, अब मेरी जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 6। तो सेकंड स्मॉलेस्ट को हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, पहले बी में, तो मैंने सेकंड स्मॉलेस्ट को बी में स्टोर कर दिया 10, और जो अब स्मॉलेस्ट आ रही है उसको मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया, ए में। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट कंडीशन क्यों लगाई थी, क्योंकि अगर मान लो जो ईयर है वो ए से बड़ा है लेकिन वो ईयर ऐसा है जो कि बी से छोटा है, तो हमें बी को भी अपडेट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानूंगा ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि अगर ये z डॉट ईयर अपना क्या कहते हैं, ए से छोटा है तो b इज इक्वल टू ए, तो ये तो गलत ही है। अगर z डॉट ईयर ए से छोटा है तो b इज इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू z डॉट ईयर, तो ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। इफ अगर a से छोटा हो एंड b से बड़ा हो तो नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। a से अगर छोटा है तो हम लोग उसको a में अपडेट करेंगे ना कि b में। अब अगर a से छोटा है तो a को अपडेट करो, अगर b से बड़ा है तो b को अपडेट करो, तो b में क्या आ जाएगा, b में मैक्सिमम ईयर आ जाएगा ना कि मिनिमम, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सूडो कोड बिलो और यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन 10 and 11, द वेरिएबल m p and c स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लब्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लब में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो अपना वहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो एम पी और सी को मैंने जीरो कर दिया, वाइल टेबल वन है मोर रोज, रीड द रो इन इतना। अब हम लोग सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैक्स सब्जेक्ट ऑफ एक्स, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैक्स सब्जेक्ट ऑफ एक्स एक हम लोग ने प्रोसीजर बनाया। ठीक है, उस प्रोसीजर में हम लोग स्टूडेंट को पास कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास आया मैक्स सब्जेक्ट ऑफ एक्स, इसमें हमने एक स्टूडेंट को पास किया। अगर स्टूडेंट के केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट के केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर जाओ।
फिर इसमें अगर स्टूडेंट के केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन फिजिक्स, यानी कि उसके केमिस्ट्री मार्क्स हाईएस्ट थे, तो हम रिटर्न करेंगे केमिस्ट्री। कहाँ पे? यहाँ पे सब्जेक्ट में। यानी कि अगर उस स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किया होगा तो हम ये रिटर्न करेंगे, सब्जेक्ट का नाम रिटर्न करेंगे केमिस्ट्री। एल्स रिटर्न करेंगे फिजिक्स। यानी कि अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में उसने क्या किया हो, केमिस्ट्री में उसने केमिस्ट्री में ग्रेटर देन फिजिक्स हो, तो एल्स के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? इसके उल्टी। यानी कि अगर जो अपना फिजिक्स है वो क्या हो? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री, तो हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं? फिजिक्स रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि तब अपना मैथ्स सब्जेक्ट में क्या जाएगा? फिजिक्स। बाहर वाला एल्स क्या देख रहा है कि अगर केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या था? केमिस्ट्री ग्रेटर देन मैथमेटिक्स, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज आप देखो कि जो अपना लेस देन होता है, इसका अपोजिट होता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, और जो अपना क्या कहते हैं ग्रेटर देन होता है, इसका अपोजिट होता है लेस देन इक्वल्स टू, इस तरीके से, है ना। तो अब इसमें हम आगे, इसमें मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री। अब अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स से भी बड़ा है तो मैथमेटिक्स को रिटर्न करेंगे, अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स से छोटा है तो फिजिक्स को रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट में आ क्या रहा है? सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट का नाम आ जा रहा है जिसमें स्टूडेंट ने क्या किया है? हाईएस्ट स्कोर किया है, जिसमें स्टूडेंट ने क्या किया है? हाईएस्ट स्कोर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इफ एक्स डॉट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 90, यानी जिस भी सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने हाईएस्ट स्कोर किया है, अगर उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो 90 से ज़्यादा हैं, और सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट 90 से ज़्यादा हो, एंड अगर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो तो आप क्या कर रहे हो? +1। अगर सब्जेक्ट फिजिक्स हो तो आप क्या कर रहे हो? +1। अगर सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो तो आप क्या कर रहे हो? +1 सी में। ठीक है, एम में +1 अगर मैथमेटिक्स में 90 से ज़्यादा हो उसके हाईएस्ट मार्क्स, फिजिक्स में +1 अगर उसके फिजिक्स के मार्क्स हाईएस्ट हो जो कि हो +1, एंड केमिस्ट्री के मार्क्स में आप सी में प्लस कर दोगे अगर उसके हाईएस्ट मार्क केमिस्ट्री में हो एंड वो 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब अपने पास कॉम्प्रिहेंशन क्या पूछता है? विच क्लब कैन अ स्टूडेंट ज्वाइन इफ ही गेट्स 91 मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट। वो हमसे कह रहा है कि उसके 91 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में आ गए। तो देखो हमने यहाँ पे कैसे चलना होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में 91, मैथ में 91, क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री 91 से बड़ा नहीं है, बराबर है। केमिस्ट्री जो है मैथमेटिक्स से बराबर है, बड़ा नहीं है, तो एल्स वाले पार्ट में आ गए। मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी 91, फिजिक्स में भी 91, क्या मैथमेटिक्स फिजिक्स से बड़ा था? नहीं था, तो एल्स में आ गए। एल्स में रिटर्न क्या कर दिया? फिजिक्स। यानी उस स्टूडेंट ने हाईएस्ट कहाँ पे स्कोर किया है? फिजिक्स में। उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा रिटर्न हुआ? फिजिक्स रिटर्न हुआ। अब इफ सब्जेक्ट के मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, मार्क्स कितने थे? 91 थे, तो यानी कि हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स, तो यानी कि इस वाले पार्ट में है सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो आपने पी में क्या कर दिया? +1। यानी कि वो कौन से क्लब में जा रहा है? फिजिक्स क्लब में जा रहा होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यूजिंग द सेम सूडो कोड फ्रॉम द प्रीवियस पेज कैन अ स्टूडेंट ज्वाइन मोर देन वन क्लब। क्या कोई वो एक से ज्यादा क्लब ज्वाइन कर सकता है? तो इसका आंसर तो आप लोग को भी जान ही गए होगे कि नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हम एक सब्जेक्ट को ही यहाँ पे सब्जेक्ट में ला रहे हैं, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथ, कोई भी एक ही सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे 3 कंडीशन है कि मैथ में हो तो मैथ में, फिजिक्स में हो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हो तो केमिस्ट्री में। अगर स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट हम लोग दे रहे हैं तो या तो मैथ में आ पाएगा, या तो फिजिक्स में आ पाएगा, या तो केमिस्ट्री में आ पाएगा, तो वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। कैन अ स्टूडेंट ज्वाइन मोर देन वन सब्जेक्ट? नो, अ स्टूडेंट कैन नॉट ज्वाइन मोर देन वन क्लब, वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the scores dataset. At the end of the execution, variable count represent the number of students whose total marks are more than the average of the entire dataset but below the average in at least 2 subject। तो ये वाला क्वेश्चन आपके जीए का है, जहाँ पे क्या होता है, हमसे बोला जाता है कि जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन क्या हो? ग्रेटर देन हो एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द एंटायर डेटासेट, और किसी दो में उसके क्या हो? सब्जेक्ट एवरेज से कम हो। ठीक है, तो एवरेज टी अपना टोटल है, एवरेज पी, एवरेज सी, एवरेज एम अपना इसके लिए है। ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू हमने 0 किया, वाइल लूप चलाया जो कि हर एक स्टूडेंट को देख रहा होगा। हमने 4 वेरिएबल बना लिया, बूलियन वेरिएबल ए बी सी और डी, उसको हमने सेट कर दिया फॉल्स पे। अगर मेरे एक्स के टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन एवरेज टोटल, यानी कि उसके टोटल मार्क्स एवरेज टोटल से ज़्यादा थे, तो हमने क्या किया? ट्रू कर दिया। अगर उसके मैथ एंड फिजिक्स में क्या थे? कम थे अपना, तो हमने बी को ट्रू कर दिया। अगर उसके मैथ और केमिस्ट्री में कम थे तो सी को ट्रू कर दिया। अगर उसके केमिस्ट्री और मैथ में कम थे तो डी को ट्रू कर दिया। यानी कि या तो 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, तो अपने ए बी सी डी इस तरीके से ट्रू हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे उस स्टूडेंट को काउंट करना है ना, हाँ, काउंट कैप्चर्स। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ए अपनी मैंडेटरी कंडीशन है किसके साथ? कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ, तो ए ट्रू हो एंड इसके साथ बी ट्रू हो, या फिर सी ट्रू हो, या फिर डी ट्रू हो। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसको इंक्रीमेंट ही बोलते हैं, ठीक है, ये इंक्रीमेंट को ही होता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। तो ए एंड बी और सी और डी, ये अपना ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ए बी एंड सी क्या बोल देगा वहाँ पे कि तीनों सब्जेक्ट में लोएस्ट स्कोर किया हो, तीनों सब्जेक्ट में लो स्कोर किया हो, अब बिलो एवरेज। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आ गया तो ये गलत, ए और आ गया तो ये भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपका रिवीजन इससे, इस एक वीडियो से कंप्लीटली अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, आप क्या कहते हैं, कमेंट्स में उस डाउट को ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो कीप अप विद योर प्रिपरेशन, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।